तो चलो, इस क्वेश्चन में आपके पास एक रिएक्टेंट पार्टिकल दिया हुआ है, उसको ट्रीट कर हम लोग Na2 प्लस HCl से। तो ध्यान देंगे, जब भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में Na2 प्लस HCl दिया रहता है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इसमें आपका फॉर्म करता है नाइट्रस एसिड, यानी यहाँ पे सोडियम जो है वो सोडियम आयन अलग हो जाएगा और NO2 माइनस अलग हो जाता है। और जो आपका HCl है, HCl ब्रेक कर जाता है H प्लस में NCl माइनस में। तो यहाँ का जो H प्लस है इससे कंबाइन कर लेता है नाइट्राइट आयन से और बनाता है नाइट्रस एसिड। अभी जो एसिड है ये ऑर्गेनिक में यूज होता है एक्सटेंसिवली, बट एसिड अनस्टेबल होता है, इसलिए इसको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो जब भी इस एसिड का हमको ज़रूरत पड़ता है तो हम इस मिक्सचर का यूज करते हैं, यानी Na2 प्लस HCl हमेशा यूज किया जाता है इस एसिड को प्रोड्यूस करने के लिए जब भी इसका नीड पड़ता है उस टाइम में। ठीक, अब इसका रीजन मैं दे दिया हूँ। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि ये जो एसिड है अनस्टेबल है, अब इसको आप स्टोर नहीं कर सकते हो। अच्छा, जैसे ये बनता है सेम टाइम में ब्रेक करेगा और आपको प्रोड्यूस करता है NO प्लस, यानी अल्टीमेटली इस रिएजेंट से आपके पास एक इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट हो रहा है। जो इलेक्ट्रोफाइल है क्या है? NO प्लस है। अब आपका जो बेंजीन सिस्टम दिया हुआ था आपके रिएक्टेंट पार्टिकल में, उसमें कुछ ग्रुप अटैच है। ग्रुप अटैच क्या क्या है? मिथाइल है, यहाँ आइसोप्रोपाइल है, यहाँ पे के पास OH है। तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो NO प्लस जो है वो कहाँ अटैच होगा? पॉइंट ये आता है कि NO प्लस को आप कहाँ ऐड करोगे। तो जब भी आपके पास मल्टीपल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तो उस केस में हमको देखना होता है कि कौन सबसे बेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, उसके ऑर्थन पारा पोजीशन पे हम इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ सकते हैं। ठीक, तो आपको पता है कि OH के पास लोन पेयर है, तो इसके कारण इसका प्लसियम पावर हाईएस्ट होगा इन तीनों ग्रुप्स में। तो इस केस में OH के ऑर्थो या पारा पोजीशन पे आप कहीं पे भी NO को जोड़ सकते हो। तो ध्यान ना, इसका ये ऑर्थो खाली है, यहाँ ऑर्थो ऑलरेडी ब्लॉक है, यहाँ पे आप जोड़ नहीं सकते हो। बट यहाँ अगर आप जोड़ोगे तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, OH ग्रुप और NO प्लस जो हम जोड़ेंगे ये तीनों एक साथ आ जाएगा, तो यहाँ पे हिंड्रेंस बहुत बढ़ जाएगा, इसलिए हम यहाँ भी नहीं जोड़ेंगे, यानी मेजर नहीं होगा। तो उस केस में बचा हुआ ऑप्शन कौन सा है? तो ये जो पारा पोजिशन जो है OH का, वहाँ पे आप NO को जोड़ सकते हो। तो अल्टीमेटली क्या होगा, अब यहाँ पे अल्टीमेटली क्या होगा, चलो यहाँ पे आप NO को जोड़ो। तो यहाँ पे आप जब NO को जोड़ोगे ना तो आउटकम कुछ ऐसा आएगा, यानी आपका A बन गया। ठीक, अब जो NH4HS इन वाटर होता है क्या करेगा, जो NO ग्रुप है उसमें से O को हटा के दो हाइड्रोजन लगा देगा, यानी उसको रिड्यूस कर देगा, यानी इस O को हटा करके वहाँ पे क्या लगेगा, चलो वहाँ पे दो हाइड्रोजन लगा देगा। ठीक, तो ये हो गया आपका मेजर कंपाउंड B, जिसको आपसे पूछा गया है। तो आप देखोगे कि कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। तो ध्यान देना, जो आपका ऑप्शन B है वो आपके साथ हमारे आंसर से मैच करेगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन B। तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन से हमारे पास की पॉइंट क्या है जो हम लोग सीख सकते हैं। तो ध्यान देंगे, आपके पास की पॉइंट है कि नाइट्रस एसिड से आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या प्रोड्यूस होता है, ये समझ में आना चाहिए। प्लस NH4HS प्लस वाटर, ये रिएजेंट आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया हुआ है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आपके पास एग्जाम में आएगा तो आप कंफ्यूज करोगे। तो अब मैं आपको वर्क में समझा दिया कि ये करता क्या है। ये करता क्या है, सिंपली आपके NO को भेजेगा NH2 में। तो चलो, इस तरह के इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। तो चलो, आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है O मतलब ऑर्थो, फिनाइलिन डाइमीन, इसको ट्रीट करें हम नाइट्रस एसिड से, तो बोला मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब ध्यान देंगे, तो पहले हम इस नाम के अकॉर्डिंग जो फिगर उसको बना लेते हैं। फिगर बनाने से क्या होता है, आपका काम आसान हो जाता है। तो ये बन गया आपका फिगर। अब जो नाइट्रस एसिड है, तो ध्यान देना, जब भी आपके पास NH2 ग्रुप होता है और NH2 ग्रुप जो होता है अगर मान लेते हैं बेंजीन से कनेक्टेड होता है, इसमें हम ऐड करते हैं नाइट्रस एसिड, तो उसमें करता क्या है, इस NH2 को भेजता है डाइजोनियम सॉल्ट में, यानी डाइजोनियम ग्रुप में कन्वर्ट करता है। यानी यहाँ पे बनेगा क्या,
यहाँ बनता है N2+। अब N2+ के बॉन्ड को अगर हम खोल के दिखाएं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। तो इसको आप ऐसा भी दिखा सकते हो, और इसी का एक फॉर्म ऐसा होता है। ठीक है। और इस जो फॉर्म में आपका ऑक्टेट पूरा नहीं है, यानी ये जो फॉर्म में बना हो ये बिहेव करेगा जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट का जो नाइट्रोजन है उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, यानी ये फॉर्म में सारे आइटम का ऑक्टेट पूरा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। यहाँ पे जो N+ है इसमें ये बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अब ध्यान देंगे इस सिस्टम को जब हम ट्रीट करते हैं नाइट्रस एसिड से, तो होगा क्या, आपका जो एक नाइट्रोजन है यानी एक जो NH2 ग्रुप है उसको हम भेज देंगे डाइजोनियम ग्रुप में, यानी डाइजोनियम सॉल्ट में। तो एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ऊपर वाले को हम भेज देते हैं N2+ में। तो अल्टीमेटली एक ग्रुप बन गया N2+, और यहाँ पे हो गया NH2। अब इसके बॉन्ड को अगर हम थोड़ा खोल के दिखाएं तो यहाँ पे जो N है उसे प्लस यहाँ आएगा, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो NH2 ग्रुप का जो N का लोन पेयर है इस पे अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे NH2 का जो N है वो क्या होगा चलो, वो आपके उस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर वाले नाइट्रोजन से क्या होगा, कनेक्ट कर जाएगा, और आपके N पे आ जाएगा पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव को, इस H को हटा दो यहाँ से, तो अल्टीमेटली आपका जो कंपाउंड इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। अब ध्यान ना, अगर हम ऑप्शंस को देखेंगे, हमारा ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, यानी इसका ए जो होगा करेक्ट सॉल्यूशन होगा। तो ऐसा क्वेश्चन क्या था, ये बेसिकली क्या था, इसका फंक्शन तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग क्या लगाना था कि अगर ये बनेगा और पास में न्यूक्लियोफाइल होगा नेक्स्ट, तो आपस में क्या होगा, क्लब कर सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था। तो इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों ध्यान देना, इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास एक कंपाउंड है, उसको ट्रीट करो आप LH4 से, तो बोला पी क्या बनेगा, और जब इसको ट्रीट करोगे Br2 इन एसिटिक एसिड तो उसमें Q बनेगा, तो बोला कि Q क्या बनेगा। तो इन दोनों को आपको पहचानना है। तो ध्यान देना, आप सिंपली जो है ना, पहले इन दोनों रिएजेंट का फंक्शन जानेंगे इस कंपाउंड के रिस्पेक्ट में। तो ध्यान देना, इस कंपाउंड में आपके पास एक सेकेंडरी अमाइड है, तो सेकेंडरी अमाइड को जब भी हम ट्रीट करते हैं ना LLH4 से, तो इसमें होता क्या है, आपका जो LLH4 है इस O ग्रुप के साथ रिएक्ट करके इसको रिड्यूस करता है, और इस O को हटा के 2 H लगा देता है, यानी यहाँ डबल O हटा के आपको H लगाना है, यानी यहाँ पे H आ जाएगा। इसको सिंपली लिखे तो क्या ले सकते हैं हम लोग, RCH2 NH R, यहाँ पे R1 था, यहाँ पे R2 था, तो उसको लिख लेते हैं हम लोग। तो सिंपली ये आपको O हटा के H लगा देना है 2। तो आपका जो P है, इस O को अगर हम रिमूव करेंगे तो यहाँ से A रिमूव होगा, और यहाँ पे आपको H लगा देना है, यानी CH2 बन जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो P कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब चलो हम लोग बात करते हैं कि Q में क्या सोचना है। तो ध्यान ना, आपके पास रिएजेंट है Br2 इन एसिटिक एसिड, तो Br2 इन एसिटिक एसिड क्या पोलर सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होता है Br+, और को पता है जो ग्रुप है इसमें N पे लोन पेयर है, तो N जो होगा डेंसिटी क्या होगा, रिंग में देगा, यानी क्या होगा, ये प्लस M की तरह बिहेव करेगा, और प्लस M में क्या होता है, आपका इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करता है,
तो ग्रुप के ऑर्थो या पारा पोजिशन में अटैक करेगा। तो चूंकि ये बल्कि ग्रुप है तो ऑर्थो पोजिशन में हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, तो मेजर क्या होगा, तो उस केस में पारा पोजिशन जो है बी आर से जुड़ेगा। तो इसका जो क्यू बनाओगे तो क्यू कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे बी आर जुड़ेगा, यानी ये पारा पोजिशन है इसके रिस्पेक्ट में। ये बन जाएगा क्यू का स्ट्रक्चर। तो अगर आप ऑप्शन को देखोगे तो आपका जो पी है और क्यू है वो मैच करेगा थर्ड वाले ऑप्शन के साथ। ये होगा इसका करेक्ट आंसर। ये बहुत बेसिक लेवल पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, बस एनसीईआरटी का रिएजेंट का फंक्शन आपको याद करना है और ये क्वेश्चन बहुत इजी आपसे बन जाएगा। बच्चों लोग इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन बोला हुआ है कि अगर हम कंपाउंड एक्स को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं वाई में तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा रिएजेंट्स का। तो इसमें हो क्या रहा है कि कंपाउंड एक्स से आप नाइट्रो को हटा रहे हो और उसके बदले क्या कर रहे हो, आप ब्रोमीन को डाल रहे हो उसके, मतलब उस फिगर में मिथाइल के मेटा पोजीशन ब्रोमीन को आप ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो ध्यान देंगे इसमें क्या करना है कि अगर हम इस नाइट्रो को चेंज कर दे एनालीन में NH2 में, तो ब्रोमीन डालने पे क्या होगा, ब्रोमीन का अटैक इजी है। तो हम वही काम कर रहे हैं कि नाइट्रो को पहले चेंज करेंगे एनालीन में। तो नाइट्रो को एनालीन में चेंज करने के लिए मेरे को रिएजेंट डालना पड़ेगा Fe इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, मेटल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ये आपका ऑप्शन ए और बी में दिया हुआ है। अब देखते हैं इसके आगे, देखते हैं दोनों में ब्रोमीन एकस कॉमन है तो इस दोनों में कॉमन चल रहा है। नाइट्रस एसिड क्या करेगा, जो एनिलीन है उसको चेंज कर देगा BDC में, और SiO2 से क्या होगा, वो वापस वहां से N2 हट के वहां पे H जोड़ देंगे। यानी ऑप्शन जो है बी का जो सीक्वेंस है वो करेक्ट रहेगा। यानी बी के सीक्वेंस में अगर देखोगे तो पहले जब ट्रीट करोगे आप Fe प्लस Fe इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो ये कन्वर्ट हुआ खुद को यहाँ भेजेगा CH3 एंड NH2 में, देन भेजेगा Br2 एक, उसमें क्या होगा, चूंकि पारा पोजीशन ब्लॉक है NH2 का तो पारा पे ब्रोमीन नहीं जोड़ोगे, बट ये जुड़ेगा कहाँ पे, जुड़ेगा ऑर्थो पोजीशन में, पारा चूंकि ब्लॉक है। अगले पॉइंट पे क्या है, नाइट्रस एसिड से क्या होगा, बॉटम का जो NH2 है कन्वर्ट हो जाएगा N2 प्लस में, यहाँ पे N2 प्लस बना देंगे आप लोग, और H3PO2 से क्या होगा, N2 प्लस बाहर निकल जाएगा, यानी यहाँ पहुंच जाएगा। तो बच्चों लोग इसका करेक्ट सॉल्यूशन क्या रहेगा, बी ऑप्शन रहेगा। इसका सीक्वेंस जो है ऑप्शन बी का जो है करेक्ट रहेगा। तो बच्चों लोग हम लोग मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो बच्चों लोग आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है इस चैप्टर का। इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, आपके पास एक रिएक्टेंट पार्टिकल है, उसको ट्रीट करना है हम लोग Br2 से। तो Br2 इसमें कहाँ ऐड होगा, तो Br2 इसमें ऐड होगा मिथाइल के ऑर्थो या पारा पोजीशन में। चूंकि आपका मिथाइल का पारा पोजीशन ब्लॉक है तो Br2 को आप ऐड कहाँ करोगे, ऑर्थो पोजीशन में, यानी यहाँ Br यहाँ जुड़ने वाला है। ठीक, अब Sn प्लस Cl से क्या हुआ कि आपका जो नाइट्रो है वो चेंज हो जाएगा NH2 में, ये बन जाएगा B। ठीक, उसके बाद क्या होगा, BDC बनाओगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा N2 प्लस में। फिर SiO2 से क्या होगा, ये पूरा हट के क्या हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा बेंजीन बन जाएगा, यहाँ पे आपका बेंजीन बन जाएगा। यानी यहाँ पे बेंजीन मतलब ऊपर का पार्ट तो इंटैक्ट रहेगा, नीचे का N2 प्लस उसको हटा के आप यहाँ पे H जोड़ सकते हो, यानी आप इसको यहाँ पे ऐसा बना सकते हो। फिर क्या होगा, जो केमनोफोर रहेगा, जो केमनोफोर रहेगा वो क्या करेगा, ऊपर वाले CH3 को भेजेगा COH में। ठीक है, तो अगर ऑप्शन आप देखोगे तो ऑप्शन ए क्या होगा, तो ऑप्शन जो ए होगा वो बॉटम में क्या रहेगा, तो बॉटम में आपका जो नाइट्रो था नाइट्रो रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो ए होगा वो यहाँ मुझे दिख रहा है, यानी जो ए कंपाउंड बनने वाला है वो यहाँ दिख रहा है मुझे, और मुझे यहाँ दिख रहा है। ठीक है, इवन यहाँ भी दिख रहा है। लेकिन जो ई में बनने वाला, ई में क्या बनने वाला है, तो ई में आपके पास मिथाइल ग्रुप चाहे कहाँ पे COH में, तो आपको ऑप्शन ई ऐसा दिखना चाहिए। COH है और यहाँ पे ब्रोमीन लगा दे, ये मुझे बस दिख रहा है कहाँ पे, ऑप्शन ए में इसमें दिख रहा है, इस पॉइंट पे दिख रहा है मुझे। यानी
इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा होगा ऑप्शन सी, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट सॉल्यूशन होगा। ठीक है बच्चों लोग, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इस गिवन कन्वर्जन के लिए आपका कौन सा सीक्वेंस करेक्ट होगा। तो ध्यान देना, हम लोग अगर फॉलो करते हैं ऑप्शन सी को, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, बी आर टू इन प्रेजेंस ऑफ एफ ई। इसमें क्या होगा, क्योंकि आपके इस सिस्टम में नाइट्रो एज माइनस एम की तरह काम कर रहा है और ये प्लस एम की तरह काम कर रहा है, तो दोनों का कोहेरेंसी क्या होगा कि मिथाइल के प्लस ऑर्थो पोजिशन में, क्योंकि पारा पोजिशन ऑलरेडी नाइट्रो ग्रुप है, वहां पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा, प्लस नाइट्रो के मेटा पोजिशन में इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है। इसका मतलब फर्स्ट के बाद ब्रोमीन यहाँ अटैच हो जाएगा। चेक। सेकंड स्टेप जब मूव करेंगे एफ इन एसिडी मीडियम, तो क्या होगा, ये क्या करेगा, इस नाइट्रो को चेंज करेगा NH2 में, यानी बना देगा यहाँ पे एनिलीन। थर्ड स्टेप में क्या किया गया, इसमें ट्रीट किया गया नाइट्रस एसिड से, तो नाइट्रस एसिड क्या करेगा, इसको भेज देगा BDC में, यानी यहाँ पे आपका बन जाएगा BDC, N2 प्लस में बन चुका होगा ये चीज। ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, CuCl क्या होता है, तो CuCl बेसिकली आपका होगा सैंड में रिएक्शन, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे सारा सिस्टम हटा के आपके सिस्टम में क्या आ जाएगा बच्चों लोग, तो ये आ जाएगा, ये सारा हट के आ जाएगा यहाँ पे क्लोरीन जोड़ देंगे हम लोग, यानी ये सारा हटा के हमको जोड़ना है, यहाँ पे क्या जोड़ना है बच्चों लोग, क्लोरीन जोड़ना है, ये क्लोरीन आ जाएगा हम लोग के पास। ठीक। और फिर केमनोफोर से ऑक्सीडेशन करके ऊपर का जो मिथाइल उसको चेंज कर देंगे कहाँ हम लोग, CH में। तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट सीक्वेंस होगा इस रिएजेंट्स का कन्वर्जन का। ठीक है बच्चों लोग, तो हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने अमीन चैप्टर का क्वेश्चन दिया हुआ था, ध्यान सुनना। इसमें आपके पास क्या है, नाइट्रोबेंजीन के पारा पोजीशन में मिथाइल ग्रुप अटैच है, इसको हम पहले ट्रीट कर क्या कर रहे हैं, Br2 के साथ। ध्यान देना, क्योंकि मिथाइल आपका क्या है, मिथाइल आपका प्लस एम ग्रुप है, यानी ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ लाएगा, ये अपने ऑर्थन पारा पोजीशन लाएगा। यानी इसका मतलब क्या है, मिथाइल के ऑर्थन पारा पोजीशन में ब्रोमीन आ सकता है, बट आपको पता है कि जो ब्रोमीन है, जो ब्रोमीन है पारा पे नहीं आ पाएगा, क्योंकि पारा पोजीशन में नाइट्रो ऑलरेडी क्या कर चुका है, अपना जगह ऑक्यूपाई कर चुका है। इसका मतलब आपको बस बचा ऑप्शन क्या होगा, मिथाइल के ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन को ले लो और पारा पोजीशन पे छोड़ दो, यानी पारा पे नाइट्रो रहेगा। फिर क्या करोगे, इसको ट्रीट किया गया अगले स्टेप में H2PD के साथ। H2PD क्या करेगा, ये आपके नाइट्रोबेंजीन को भेजेगा किसमें, NH2 में, यानी आपका नीचे का जो पारा पोजीशन का जो NH2 NO2 है वो जाएगा NH2 में, और ब्रोमीन यहाँ रहेगा मिथाइल के बगल में। उसके बाद क्या ट्रीटमेंट किया गया है, इसको ट्रीट किया गया आयोडाइजेशन के रिएजेंट से Na2 प्लस HCl से, जिससे क्या होता है, जिससे NH2 ग्रुप कन्वर्ट होता है N2 प्लस में। यहाँ पे बन गया आपका मिथाइल है, ब्रोमीन है, और NH2 चला गया N2 प्लस में, N2 प्लस Cl माइनस। अब अगला वन ट्रीट कर रहे हैं अगला रिएजेंट है H3PO2, ये क्या करेगा, ये पूरे सिस्टम को हटा के H लगा देगा, यानी आपका सिस्टम बन जाएगा ऐसा कुछ, CH3 एंड ब्रोमीन। तो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो आपका जो ऑप्शन ए है, ए होगा करेक्ट आंसर। तो ये रहेगा इस बच्चों लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बच्चों लोग हम लोग मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने जे का क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपके पास एनिलीन है, उसको ट्रीट किया गया है NO2 से। तो आपको पता है कि एनिलीन को जब भी हम ट्रीट करते हैं NO2 से इन एसिडिक मीडियम, तो आपका फॉर्म क्या करता है, BDC फॉर्म करता है। तो यानी जो कंपाउंड ए बनेगा, ये बनेगा BDC। अब उसके बाद क्या दिया, उसके बाद दिया हुआ NN डाइमिथाइल एनिलीन, यानी इसका इसके फिगर को हम बना रहे हैं, इसके फिगर को। तो ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि BDC को अब जब में आपको डालते हैं NN डाइमिथाइल एनिलीन में, तो ये अटैक करेगा इसके पारा पोजीशन पे, और यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन होगा, यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन होगा, और आपका डाय फॉर्मेशन होगा, और डाय का फॉर्मेशन होता है, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों लोग, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो आपका ऑप्शन बी होगा इसके लिए करेक्ट। ठीक है, तो बच्चों लोग मिलते हैं
अगले क्वेश्चन चलो, आपका वैसे अमाइन चैप्टर का क्वेश्चन दिया हुआ था, ध्यान सुनना। आपका वैसे कंपाउंड ए लिया हुआ है, इस ए को हम ट्रीट कर देते हैं Br2CH2 से, तो बी बनेगा, और बी में ट्रीट किया गया है Na2 प्लस HCl के साथ, तो आपका सी बन रहा है। और सी में फर्दर हम ट्रीट कर रहे हैं H3PO2 प्लस हीट, तो ऑप्शन क्या बनेगा, एक बना हुआ ऑप्शन ए दिया हुआ आपको कि ये क्रिएट हो रहा है। तो बोला है कि आपको ए पहचानना है, स्टार्टिंग कंपाउंड क्या होता है, ध्यान सुनना। ये बेसिकली कहीं ना कहीं आपको हिंट मिल रहा है कि ए कंपाउंड जो ए होगा ये अनिलीन होगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना। अगर ए को हम अनिलीन मानेंगे, Br2CH2 में क्या होगा, आपके अनिलीन के तीनों पोजीशन ब्रोमीन आ जाएगा। तो अनिलीन ही एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसके ऑर्थो पार ऑर्थो पोजीशन पे क्या होगा, ब्रोमीन आ सकता है, अगर आपका रिएजेंट Br2CH2 होगा तो भी। तो यानी 3 ब्रोमीन लाने के लिए हमको अनिलीन को चूज करना पड़ेगा। फिनॉल जो सिस्टम होता है, फिनॉल सिस्टम में भी 3 ब्रोमीन नहीं आ पाता है, ये आप याद रखना। अगर Br2CH2 होता है, तो अगर फिनॉल को तुम ट्रीट करोगे ना Br2CH2 में, तो इसमें होता क्या है, ऑर्थो या पारा पोजीशन में ब्रोमीन आता है। यानी ब्रोमीन या तो ऑर्थो पाएगा या तो क्या आएगा, पारा पाएगा। तो 3 ब्रोमीन अगर आपको लाना है तो आपके सिस्टम में एलिन ही हो सकता है, इसलिए मैं बोला कि आपको सोचना है एलिन पे। अब क्या होगा, अगला है डाइजेशन प्रोसेस। इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस क्या करना, जो NH2 उसको भेज दोगे N2 प्लस में। तो उसके बाद क्या क्रिएट होगा, N2 प्लस क्रिएट होगा, यानी यहाँ पे BDC का क्रिएशन हो चुका है। बाकी 3 ब्रोमीन जो है इंटैक्ट रहेगा। उसके बाद क्या करना है, रिएजेंट है H3PO2, ये क्या करता है बच्चों लोग, तो ये क्या करता है, N2 को हटाता है। तो N2 जब हटेगा तो आपके सिस्टम में क्या बचेगा, तो सिस्टम में बचेगा बेंजीन रिंग विथ तीन ब्रोमीन रिंग इंटैक्ट रहेगा उस केस में। यानी ब्रोमीन यहाँ भी रहेगा, ब्रोमीन यहाँ भी रहेगा, ब्रोमीन यहाँ भी रहेगा। ठीक है बच्चों लोग, तो आपका ऑप्शन जो सी है वो होगा करेक्ट। बच्चों लोग, आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए, और सॉल्यूशन हम लोग अपलोड कर देंगे जल्दी से जल्दी में। तो बच्चों लोग, हम लोग मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग, आपके सामने अमाइन चैप्टर का क्वेश्चन दिया हुआ है जेएमएन का। इस क्वेश्चन बोला हुआ है, आपके पास एक फॉर्मूला है, ठीक है, और इस फॉर्मूला के करस्पॉन्डिंग आपको बोला गया है कि आपका जो अमाइन है यानी जो कंपाउंड है, वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, और इस कंपाउंड से N2 गैस रिलीज करता है। कंपाउंड को तुम ट्रीट करोगे HNO2 के साथ, और इस कंपाउंड को जब ट्रीट करते हो इस रिएजेंट के साथ, ये बेसिकली क्या, कौन सा रिएजेंट है, तो ये आपका हिंजबर्ग रिएजेंट है। तो कंपाउंड रिएक्ट करेगा प्लस बेस में डिजोल्व करेगा, बेस में डिजोल्व करेगा। इसका मतलब इससे हम क्या बोलते हैं कि आपका अमाइन प्राइमरी होगा, क्योंकि हिंजबर्ग टेस्ट में अगर कंपाउंड रिएक्ट करता है हिंजबर्ग रिएजेंट के साथ और बेस में डिजोल्व करता है, मतलब अमाइन का नेचर क्या होगा, प्राइमरी होगा। प्लस ध्यान देना, एक और चीज ध्यान देना, अगर आप प्राइमरी एमीन को ट्रीट करते हो HNO2 के साथ, तो इसमें पहले बनता है Rn2 प्लस, और यहां से क्या होता है, R प्लस अलग होता है, N2 गैस बाहर निकल जाता है। यानी ये दोनों दोनों जो है रिएजेंट, हिंजबर्ग रिएजेंट और HNO2, आपको किस के तरफ इशारा कर रहा है कि आपका अमाइन प्राइमरी होगा। तो अमाइन प्राइमरी कहाँ कहाँ दिख रहा है मुझे, तो ऑप्शन जो ए है और ऑप्शन डी है, ये दोनों मुझे प्राइमरी दिख रहा है। तो मेरा आंसर इन दोनों में से कोई एक होगा, ऑप्शन आइदर ए होगा या तो डी होगा। अगला कंडीशन इसमें हम इंपोज कर रहे हैं, तो नेक्स्ट कंडीशन इंपोज क्या किया जा रहा है, चलो। तो बोला गया है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी होना शो करना चाहिए। तो आप देखोगे तो कम जो डी ऑप्शन में है, जो जो कंपाउंड है उसका जो ए सेंटर, कार्बन सेंटर जो मैं मार्क कर रहा हूँ, एक कारल है, यानी यहाँ से आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकता है। इसका मतलब गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग ऑप्शन जो डी होगा आपका सही होगा। तो ये रहा बच्चों लोग आपका सॉल्यूशन। आपको कहीं भी जेएमएन के क्वेश्चन में कुछ भी इश्यू हो रहा है, डायरेक्टली आप उसे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए,
सॉल्यूशन सॉल्व करके हम लोग से अपलोड कर देंगे। ठीक है बच्चों लोग, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने जेई का एक मैच द कॉलम का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें लिस्ट 1 है रिएजेंट्स का और लिस्ट 2 है प्रोडक्ट का। आपको बोला गया था कि जब भी आप बीडीसी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बीडीसी को ट्रीट करते हो लिस्ट 1 के रिएजेंट से, तो आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्म करेगा, आपको मैच करना है। तो ध्यान देना, जब भी आप बीडीसी को ट्रीट करते हो NH2 के साथ, तो आपका होता है कपलिंग रिएक्शन। क्या होता है? कपलिंग। और आपके पास क्या होता है? एलो डाई का फॉर्मेशन होता है, यानी डाया फॉर्मेशन होगा कपलिंग रिएक्शन के थ्रू। यानी ऑप्शन जो ए होगा उसके लिए 3 होगा। अब ध्यान देना, आपको एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ ऑप्शन एलिमिनेशन का। तो ध्यान देना, जो पहला ऑप्शन है उसके लिए 3 जो है वो कितने जगह दिया हो? तो दिया हो बस ऑप्शन ए में और ऑप्शन डी में। यानी मेरा ऑप्शन या तो ए होगा या तो डी होगा। अब हम देखेंगे ए और डी को फोकस करेंगे तो दोनों में बी का दोनों का आंसर सेम ही दिया हुआ है। तो अगर हम कुछ क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना है तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, डी या सी में से किसी एक को पकड़ते हैं। तो अगर हम पकड़ते हैं सी को, तो सी में ध्यान देना, सी में अगर हम ट्रीट करते हैं Cu प्लस HCl से, तो बेसिकली गटर में रिएक्शन है। तो गटर में रिएक्शन क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन बनेगा। तो सी के लिए मैच क्या होना चाहिए था? सी के लिए मैच होगा 4। तो सी का 4 किस में दिया हो? तो सी का 4 दिया ऑप्शन ए में, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से आप मूव करोगे तो आपका क्वेश्चन क्या होगा? जल्दी बन जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। हम लोग बाकी भी ऑप्शन के बाद देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग आंसर पे तो रीच कर चुके हैं कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब ध्यान देंगे, जो आपके पास बी दिया है HbF4 प्लस हीट, एच बेसिकली एक नेम रिएक्शन है, बाल्ज स्कीमन रिएक्शन। इसको तुम ट्रीट करते हो अगर बीडीसी में तो बनता है फ्लोरोबेंजीन। ठीक। और एक यहाँ पे CuCN प्लस KCN है, इससे क्या बनता है? आपको बनता है साइनोबेंजीन। ये मैच करेगा ऑप्शन बी के साथ। ठीक है बच्चों लोग, तो ये रहा अपना सॉल्यूशन। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों लोग आपके सामने जेई का क्वेश्चन दिया हुआ है और ये क्वेश्चन बेसिकली इंटीजर टाइप्स है। यानी आपको नंबर पता करना है कि कितने सारे ऑप्शन में से आपको एरोमेटिक अमीन्स मिलने वाला है, एरोमेटिक अमीन मिलेगा। ध्यान से समझना, इस एरोमेटिक अमीन्स में ध्यान ध्यान सुनोगे आप लोग। तो अगर मान लेते हैं कि पहला ऑप्शन है, इसमें इसमें Br2 प्लस NaOH है। ये कौन सा नेम रिएक्शन का रिएजेंट है? तो ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का है। आपको पता है कि अमाइड का CO ग्रुप आपको हटा के आपको क्या करना है? NH2 को जोड़ देना है बेंजीनिंग में। यानी आपका कुछ ऐसा बनने वाला है, तो ये बन गया आपका एरोमेटिक अमीन, यानी इससे बनेगा। सेकंड ध्यान देना, ये थैलामाइड सिंथेसिस का क्वेश्चन है, बट ध्यान देना क्योंकि आपका हाइड्रोजन लिंक किससे है? हाइड्रोजन लिंक है बेंजीन रिंग से। और इस केस में क्या होता है कि बेंजीन का जो रिंग जो है वो क्लोरीन से रेजोनेंस करने के कारण क्या होगा, यहाँ पे जो बॉन्ड है Cl का कार्बन के साथ, उसमें आता है PDC। PDC मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। इसके कारण क्या होता है? बॉन्ड हो जाता है स्ट्रॉन्ग। अब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया तो बॉन्ड ये ब्रेक नहीं करता है, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? बढ़ जाता है। तो बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा तो रिएक्शन ऑकर नहीं करता है, यहाँ पे नो होगा, नो रिएक्शन। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन का अगर हम रिड्यूस करते हैं तो बनता है NH2, यानी इससे भी आपको एरोमेटिक अमीन मिल जाएगा। यानी ऑप्शन 3 में भी पॉसिबल है। और अगले केस में क्या किया गया है, आपका ये कंपाउंड दिया हुआ है, इस कंपाउंड का एसिडिक मीडियम में इसको हीट कर रहे हो तो ये क्या करेगा? ये इस बॉन्ड को क्लीव करेगा, आपके NH और कार्बन का जो बॉन्ड है उसको क्लीव करेगा। और क्लीव करेगा तो क्या होगा? N पे चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। C पे चार्ज क्या? पॉजिटिव आएगा। तो N पे जो नेगेटिव आएगा उस पे एसिड का H+ जोड़ देना। H+ जोड़ोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा? आपका बन जाएगा NH2 बन जाएगा। यानी 1, 3 एंड 4 से आपको एरोमेटिक अमीन मिलने वाला है। इसमें अगर हम लोग नंबर काउंट करेंगे तो नंबर होगा बेसिकली 3। तो इसका आंसर होगा 3 बच्चों लोग। ठीक है, तो बच्चों लोग मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने जेई का एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में गिवन क्या दिया हुआ है कि आपके पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग
आपको बताना है कि इस फॉर्मूला में कितने ऐसे अमाइंस हो सकते हैं जिसको आप गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से बना सकते हो। और बोला है कि आपका अमाइन जो अमाइन होना चाहिए उसमें एरोमेटिक रिंग होना चाहिए, उसमें एरोमेटिक रिंग होना चाहिए। तो ध्यान देना, आपको पता होना चाहिए कि गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में हम लोग बना सकते हैं प्राइमरी अमीन, यानी आपका अमीन ऐसा बनेगा, RNH2 टाइप का बनेगा। प्लस ये भी ध्यान देना आपको कि थैलामाइड सिंथेसिस हम लोग ऐसा अमीन नहीं बना सकते हैं जिसमें आपका जो NH2 होगा वो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा बेंजीन रिंग से, यानी इस तरह के अमाइन को हमको नहीं लेना है। यानी हमको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऐसा अमाइन हमको के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है जिसमें एरोमेटिक रिंग हो, अमाइन प्राइमरी हो, बट NH2 जो ग्रुप है वो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो, यानी ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसमें से फिगर ड्रॉ करना स्टार्ट करें तो आपके पास C8H11N में अगर हम इसमें निकालें कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो होने वाला है इसको हम चेंज करते हैं हाइड्रोकार्बन में। तो आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन को हम -H की तरह मान सकते हैं, ये नाइट्रोजन के लिए हम N के लिए -H कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला अपने करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाएगा। तो अभी सोल मोटिव मेरा है कि हमको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पता करना है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में। तो फॉर्मूला जो होगा हो जाएगा C8H10 होगा। अब आपको पता है कि अगर अल्केन होता, अगर आपका अल्केन होता तो C8 के करस्पॉन्डिंग H कितना होना चाहिए था, H होना चाहिए था आपका 18। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है उसमें कितना H का कमी है, तो 8 हाइड्रोजन कम है। और हर 2 हाइड्रोजन के लिए क्या होता है, 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है। हर 2 हाइड्रोजन के लिए 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा। इसका मतलब इस फॉर्मूले में अगर बोला जाए तो 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, ये बात हम लोग निकाल लिए। अब ध्यान देंगे आप लोग, चूंकि आपका क्वेश्चन में बोला हुआ था कि आपको एरोमेटिक रिंग को ड्रॉ करना है, तो जब भी आप एरोमेटिक रिंग को ड्रॉ करोगे ना, तो इस रिंग में क्या, इस एरोमेटिक रिंग में एक रिंग है और 3 डबल बॉन्ड है। तो इसमें अगर टोटल हम डीबी निकालें, यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर निकालते हैं हम लोग, इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन रिंग में इटसेल्फ 4 हो चुका होगा। तो अगर हम एक रिंग को ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर में, तो उसमें ऑलरेडी क्या होगा, 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो चुका होगा। यानी अगर हम एक रिंग ड्रॉ करेंगे तो फर्दर आपको कोई भी डबल बॉन्ड और रिंग बनाने का आपको फिगर में जरूरत नहीं है। यानी डिमांड के अकॉर्डिंग अगर हम फॉर्मूला का फिगर बनाए तो एक बेंजी रिंग बनाने के बाद मेरे को फर्दर और भी कोई रिंग या डबल बॉन्ड का नीड नहीं है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मुझे आपके फिगर में एक रिंग चाहिए। ठीक, मेरे को NH2 चाहिए, मेरे को NH2 चाहिए, और NH2 जो चाहिए वो बेंजीन से डायरेक्टली लिंक नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली लिंक नहीं होना चाहिए। और प्लस 2 कार्बन भी होना चाहिए एक्स्ट्रा, जो मेरे को इसमें एडजस्ट करना है, क्योंकि आपके फॉर्मूले में C8 है। तो रिंग में क्या होता है, रिंग में क्या होता है, 6 कार्बन एडजस्ट हुआ, तो 2 कार्बन मेरे को एडजस्ट करना है, मेरे को एक NH2 बनाना है, और ऐसा अरेंज करना है कि NH2 डायरेक्टली रिंग से ना जुड़े। तो ध्यान देंगे, तो मैं स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो जो पहला फिगर हो सकता है C8H11N के लिए, तो ध्यान देंगे आपका फिगर ऐसा हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट ध्यान देंगे आपका फिगर आपका ऐसा भी सोच सकते हैं आप, CH2NH2 और एक जो मिथाइल है उसको हम पारा पोजीशन पे भी ले सकते हैं, उसको मेटा पोजीशन पे भी दिखा सकते हैं। ठीक है चलो, तो पारा, मेटा और उसको हम ऑर्थो पोजीशन में दिखा सकते हैं। ठीक है,
इसके अलावा इसमें एक और फिगर पॉसिबल है। ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा, यहाँ पे एक मिथाइल को ऐसे जोड़ दो और यहाँ पे NH2 लगा दे इस तरीके से। ये भी फिगर पॉसिबल है। ये भी क्या है, अमाइन प्राइमरी है और प्लस ए आपके रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो ये भी आप बना सकते हो। अब ध्यान देना, इसमें खास बात क्या है, जो लास्ट फिगर मैं ड्रॉ किया हूँ इसमें इस सेंटर कैरल सेंटर है, ये सेंटर कैरल सेंटर की तरह बिहेव करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो फिगर है उसका दो फॉर्म पॉसिबल हो सकता है। इसका डी, डी मतलब डेस्ट्रो रोटेटरी, और एल मतलब क्या होगा, लिबोरेटरी पॉसिबल है। यानी इस फिगर का दो फिगर पॉसिबल हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी है। तो अगर आपसे बोला जाए कि आपके पास टोटल कितना फिगर पॉसिबल है, तो आपका पहला फिगर ऐसा बनेगा, इसको हम ए बोल देते हैं, इसको नाम हम बी का दे देते हैं, ये सी है, ये डी है, और ये जो ई फिगर आपको दिख रहा है, तो ये ई का डी फॉर्म, यानी इसका एक डी फॉर्म होगा इस स्ट्रक्चर का, और इसी का एक नया फॉर्म होगा, एल फॉर्म होगा, यानी लिबोरेटरी होगा, उसको मैं एफ बोल दे रहा हूँ। तो टोटल जो स्ट्रक्चर बनेगा इस फॉर्मूले के लिए, वो बनेगा विथ विथ गिवन कंडीशन, आपका टोटल नंबर बनने वाला है 6। तो टोटल जो आइसोमर्स क्रिएट होगा इस फॉर्मूले के लिए विथ कंडीशन जो दिया हुआ है, ये होगा 6। क्या होगा, चलो 6। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आपका डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ा मुझे, और इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में भी मुझे आइडिया होना चाहिए, तभी इसको हम लोग इस फॉर्म को डीएलएल में हम लोग चेंज कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवाइज करके ही एग्जाम में जाओगे बच्चों लोग। ठीक है, मिलते हैं हम लोग बच्चों लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो, आपके सामने जेई का क्वेश्चन दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन में एक रिएक्शन दिया हुआ है, और आपको पहचानना है बी क्या है। तो आपके पास नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन को हम ट्रीट कैसे कर रहे हैं, S2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम पीडी कैटलिस्ट है, और इथाइल अल्कोहल उसमें क्या है, सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है। तो ध्यान देंगे, आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप नाइट्रोबेंजीन को ट्रीट करते हो H2PD इन प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल, तो आपका जो आउटकम होता है वो नाइट्रोबेंजीन क्या होता है, कन्वर्ट होता है NH2 में, नाइट्रो ग्रुप का चला गया NH2 में, यानी ऑप्शन जो, यानी जो बीच का जो ए है वो बना होगा एनालिन। क्या बना होगा, एनालिन। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, एनालिन को हम ट्रीट कर रहे हैं एसिटिक एनहाइड्रेट से। एसिटिक एनहाइड्रेट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग AC2O भी लिखते हैं। आपको पता होना चाहिए, जब भी आगे प्राइमरी अमीन में हम डालते हैं AC2O, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप प्राइमरी अमीन से हाइड्रोजन को रिमूव करोगे, और उसमें एसिटाइल ग्रुप, इस ग्रुप को आपको ऐड कर देना है, CH3 को आपको ऐड कर देना है। तो आपके पास सिस्टम में एनिलीन क्रिएट हो चुका था, इसमें अगर हम डालेंगे Ac2O, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका जो NH2 वहां से एक H हम निकाल लेंगे, और उसके बदले हम क्या लगा देंगे, COCC लगा देंगे। तो आप अगर देखोगे ऑप्शंस को, तो ऑप्शन जो ए है इससे मैच करेगा, आपका ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट होगा। तो बच्चों लोग, ये था इसका सॉल्यूशन। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग, आपके सामने जेई मेन का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन इन सब में से कौन होगा। तो ध्यान देना, जो पहला ऑप्शन ए है, इसमें जो कटायन यहाँ फॉर्म किया हुआ है, इस कटायन का इस बॉन्ड और इस बॉन्ड में रेजोनेंस हो सकता है। ठीक है, यानी कटायन इन दोनों डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर सकता है। ऑप्शन बी का जो कटायन है, उसमें जो रेजोनेंस होगा, उसमें भी ए डबल बॉन्ड पार्टिसिपेट कर सकता है, बट नाइट्रोजन पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, अब कॉन्जुगेशन पार्टिसिपेट नहीं कर पाया है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है, ड्यू टू sp3 कार्बन, ए कार्बन sp3 है, इसलिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी का जो नाइट्रोजन है वो आपके कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ऑप्शन जो डी आपको दिख रहा है, डी में ध्यान देना, अगर इस बॉन्ड को आप ब्रेक करते हो, अगर ये पाई बॉन्ड टूटेगा, तो ध्यान देंगे, ये पाई बॉन्ड हटेगा आपका यहाँ से,
ये जब पाई बॉन्ड हटेगा तो यहाँ पे चार्ज जो होगा नेगेटिव बिल्ड होगा और यहाँ पे क्या बिल्ड होगा, पॉजिटिव बिल्ड होगा। तो अगर इसको आप जोड़ोगे तो पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा। इसका मतलब इस केस में भी आपका नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाया कटायन के साथ। यानी आपका कटायन दोनों बॉन्ड के साथ रेजोनेंस तो करेगा, बट नाइट्रोजन का लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो ध्यान देना। बट ऑप्शन जो सी है, अगर आप सी को ध्यान देना तो सी में अभी आपके पास कटायन यहाँ पे है। तो अगर मान लेते हैं कि इस पाई बॉन्ड को हम ब्रेक करते हैं, यहाँ पे तो ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव बनेगा और यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा। अल्टीमेटली क्या होगा, इसको हम जोड़ देंगे। इसको जोड़ने के बाद क्या होगा, जो चार्ज यहाँ था उसको आप रिमूव कर दो। अब क्या होगा, जब अब कटायन जो होगा वो उसके ऊपर वाले पाई बॉन्ड से कॉन्जुगेशन करेगा। तो इसको आप तोड़ दो, इस पाई को तोड़ोगे, यहाँ बनेगा नेगेटिव, यहाँ बनेगा पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली ये पाई बॉन्ड हम हटा दिए यहाँ से। ठीक है। तो यहाँ पे होने क्या वाला है, ये बॉन्ड जुड़ चुका है और यहाँ का चार्ज हम हटा चुके हैं, ये चार्ज हम हटा चुके हैं। ठीक। अब क्या होगा, एन के ऊपर जो लोन पेयर है वो कटायन के साथ रेजोनेंस कर सकता है। तो अगर लोन पेयर का रेजोनेंस, अगर लोन पेयर अगर रेजोनेंस पार्टिसिपेट करेगा, यहाँ पे एक ऐसा फिगर बनने वाला है जिसमें आपका ऑक्टेट पूरा होगा। आपका ऑक्टेट क्या होगा, चलो पूरा होने वाला है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा रेजोनेंस जिसमें ऑक्टेट स्टेबिलिटी अचीव हो जाता है वो सिस्टम का स्टेबिलिटी को काफी ज्यादा इनहांस कर देता है। तो ड्यू टू ऑक्टेट स्टेबिलिटी ये कॉन्जुगेशन बहुत आगे निकल जाएगा। यानी इन सारे में से ऑप्शन जो सी है, सी क्या होगा, मोस्ट स्टेबल होने वाला है। ठीक है बच्चों लोग। तो आप लोग को कहीं भी दिक्कत हो रहा है जेएमएन के क्वेश्चन में तो आप उसे कमेंट में पोस्ट करिए, हम लोग उसे सॉल्व करके अपलोड कर देंगे। बच्चों लोग मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने जेई का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि बेंजाइल आइसोसाइनेट को बनाने के लिए इसमें चारों ऑप्शन में से कहाँ कहाँ ऐसा है जहाँ पे ये बन सकता है। तो सबसे पहले आपको बेंजाइल आइसोसाइनेट का फिगर पता होना चाहिए। तो ये बेंजाइल आइसोसाइनेट कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है। अब ध्यान देना, जो पहला ए है, ए में अगर जानते हैं, ध्यान देना, जब भी आपके पास आर एक्स रहेगा और आर एक्स में हम डालते हैं एजीसीएन, तो एजीसीएन में इसके से बनता क्या है, तो इसे बनता है आरएनसी। यानी इसमें आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन होता है। तो जो पहला ऑप्शन है इसमें जो ब्रोमीन है उसको रिप्लेस करेंगे तो क्या लगाएंगे, हमको एनसी लगाना है। यानी आपका पहला जो फिगर है वो ऐसा कुछ दिखेगा, यानी आपके बेंजाइल आइसोसाइनेट से मैच करेगा, यानी मैच हो जाएगा। ठीक है। अगला जो नेम रिएक्शन दिया हुआ है ये बेसिकली एक कार्बालामाइन टेस्ट है। आपके पास प्राइमरी मीन है। अब प्राइमरी मीन को ट्रीट करते हैं क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। तो होता क्या है, आपको फॉर्म करता है आइसोसाइनेट, यानी इसमें भी क्या बनेगा, ये बन जाएगा CH2NC बन जाएगा। यानी सेकेंड, यानी बी से भी आपका बेंजाइल आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन हो सकता है। जो सी है, सी में फिर से कार्बोलामाइन रिएक्शन का रिएजेंट लिया हुआ है, बट आपका जो अमीन है सेकेंडरी है, यहाँ पे ऐसा रिएक्शन होगा नहीं। यानी इस केस में आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो सी में से मेरे को बेंजाइल आइसोसाइनेट तो नहीं मिलने वाला है, ये तो कंफर्म हो गया। जो ऑप्शन डी है, डी में डालेंगे ओटीएस। तो ओटीएस इज ए गुड लिविंग ग्रुप, ओटीएस इज ए गुड लिविंग ग्रुप, तो ओटीएस रहेगा। और ध्यान देना, अगर ओटीएस में अगर एजीसीएन होता तो आर एनसी फॉर्म करता, लेकिन अगर केसीएन होगा तो केसीएन में सी सेंटर अटैक करता है, इसमें आर सीन बनेगा। इवन आपके पास हलाइड रहेगा, हलाइड में अगर हम केसीएन लेते तो केसीएन वाले केस में बनता है आर सीन बनता, एजीसीएन वाले केस में बनता है आरएनसी। तो चूंकि डी वाले ऑप्शन में ओटीएस निकल जाएगा जस्ट लाइक हलाइड, और इसमें
क्या होगा, क्योंकि केसीएन है तो केसीएन वाले केस में क्या होगा, यहाँ पे हम सीएन जोड़ेंगे तो इसमें मिलेगा बेंजल अमाइन फॉर्म करेगा, बेंजाइल साइनाइड फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ बनेगा। तो अगर आप देखोगे तो आपका जो बेंजाइल आइसोसाइनाइड है वो ऑप्शन ए और बी में से फॉर्म करेगा, यानी आपका जो ऑप्शन सी है वो होगा करेक्ट, वो होगा करेक्ट। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपके केसीएन और एजीसीएन का एप्लीकेशन था, इनके सब हाइलाइट कैसे रिएक्शन करता है, और एक आपका नेम रिएक्शन है कार्बोलामाइन रिएक्शन, कार्बोलामाइन टेस्ट जिसको आप पढ़ते हो, उसमें क्या होता है प्राइमरी अमीन को चेंज करता है उसके करस्पॉन्डिंग आइसोसाइनाइड में। ठीक है, ये बस उसके एप्लीकेशन से लिंक था। तो बच्चों लोग हम लोग मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने एक नाइट्रोजन के चैप्टर का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। जब भी आप रिएक्शन करते हो प्रोपेनामाइड का विद Br2KOH, तो Br2KOH किस नेम रिएक्शन का रिएजेंट है, तो हॉफमैन। ठीक है, हॉफमैन डिग्रेडेशन से ये लिंक है। और आपके पास लेफ्ट में रिएक्टेंट क्या है, अमाइड है, तो अमाइड का हम फिगर बना लिए, और इस अमाइड में हम ट्रीटमेंट किससे कर रहे हैं, NOH या Br2+KOH से। तो हॉफमैन में होता क्या है, इस ड्यूरेशन रिएक्शन में होता क्या है, बीच का जो सी है उसको हटा दो, इसको आपको हटा देना होता है, और इस एन को इस सी से लिंक कर देना होता है, यानी आपका कंपाउंड कैसा बनेगा, अब कंपाउंड बनेगा CH3CH2NH2 बनेगा। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा इथाइल अमीन। ऑप्शन डी इसके लिए क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, सिंपल एक नेम रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमाइड डिहाइड्रेशन रिएक्शन का बस एप्लीकेशन है, सिंपल सा। आपको अपने स्टडी को सिंपल ही रखना है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, एनसीईआरटी फोकस करना है, आपका 90% क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बन जाएगा। तो बच्चों लोग हम लोग अगला एप्लीकेशन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने ऑर्गेनिक का एक क्वेश्चन दिया हुआ है JMN 2023 का। इसमें बेसिकली लेफ्ट साइड में आपके पास कुछ नेम रिएक्शन दिया हुआ है, और राइट साइड में उस नेम रिएक्शन में जो यूज होने वाले रिएजेंट्स है उसको लिखा हुआ है, और आपको इनको मैच करना प्रॉपर तरीके से। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको बस नेम रिएक्शन का रिएजेंट्स पता होना चाहिए। तो ध्यान देना, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में लोग कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, Br2+NOH, यानी ए का जो मैच होगा वो 3 के साथ मैच होने वाला है। ठीक है, अगला पॉइंट है क्लेमेंसन रिडक्शन में कौन सा हम लोग रिएजेंट यूज करते हैं, तो क्लेमेंसन में लोग यूज करते हैं जिंक अमलगम। तो आपका जो बी है, बी के साथ जो मैच होगा वो मैच होगा 4 के साथ, तो ए का 3 बी का 4। अगला है कैंजारो रिएक्शन, तो कैंजारो में सिंपल क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड OH माइनस यूज करते हैं हम लोग, कॉन्सेंट्रेटेड OH माइनस। तो आपका जो सी होगा कैंजारो का जो मैच होगा होगा 1 के साथ। ठीक है, क्या होगा, 1 के साथ। और लास्ट जो है रीमर टीमन रिएक्शन में इसका रिएजेंट होता है क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, तो इसका जो मैच होगा वो मैच होगा 2 के साथ। तो अगर इन सारे मैच को हम देखें तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा करेक्ट। तो बच्चों लिए क्वेश्चन बहुत सिंपल था, ये बेसिक क्या था, अगर आपको नेम रिएक्शन याद होगा तो नेम रिएक्शन का रिएजेंट से बस आपको लिंक करना है। तो सिंपल आपको स्टडी करना है, लास्ट मिनट पे एनसीईआरटी का थोरो रीडिंग करोगे, और उसमें जो रिएजेंट्स है उसको याद कर लोगे। ऑर्गेनिक क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री में इजी ही आता है, आपको ज़्यादा बस फोकस करना है एनसीईआरटी बेस, उसके बाहर शुरू में मत जाने का कोशिश करना। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने जेई का क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपके पास एक क्रिएटिन पार्टिकल दिया हुआ है, और उसमें कुछ हम रिएजेंट्स से का यूज करके आपसे पूछा गया है कि मेजर प्रोडक्ट क्या फॉर्म करने वाला है, यानी पी पे क्या फॉर्म करने वाला है। ध्यान सुनना, इस क्वेश्चन को हम लोग शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जिंक Hg का क्या काम होता है। तो जिंक अमलगम यानी जिंक जो Hg है इन प्रेजेंस ऑफ HCl
ये बेसिकली रिएजेंट होता है क्लेमेंसन रिडक्शन का। आपके फिगर में अगर अल्डिहाइड या कीटोन होगा तो अल्डिहाइड या कीटोन के साथ ये करता क्या है, आपका अल्डिहाइड कीटोन का जो ऑक्सीजन है उसको रिमूव करके उसके बदले हाइड्रोजन लगा देगा, यानी इसको चेंज करेगा उससे करस्पॉन्डिंग अल्केन में। इस नेम रिएक्शन का नाम क्या था, हम लोग पढ़ चुके होंगे, क्लेमेंसन रिडक्शन। तो अल्डिहाइड कीटोन में अगर हम डालते हैं जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो यहाँ का O रिमूव करके लगाते हैं क्या, हम लोग H लगा देते हैं। तो कीटोन जाता है अपने करस्पॉन्डिंग अल्केन में, इवन अल्डिहाइड भी जाएगा अपने करस्पॉन्डिंग अल्केन में चला जाएगा। ठीक है, तो आपके फिगर में क्या है, जिंक अमलगम HCl है और साथ में कीटोन है। तो रिएजेंट क्या करेगा, इस कीटोन को हटा के यहाँ पे 2 H लगा देगा, यानी अल्टीमेटली क्या होने वाला है, यहाँ पे जो O दिख रहा है आपको, इस O को आप हटा दोगे और यहाँ पे H लग जाएगा, यहाँ पे H लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आप लगा सकते हो। तो ये हो गया क्लेमेंसन रिडक्शन के बाद आपको कंपाउंड कुछ ऐसा दिखने वाला है। अगला पॉइंट है कि अगर उसके बाद हम लोग किससे ट्रीट किए गए हैं, उसके बाद ट्रीट किया हुआ है अपना अगला रिएजेंट है LiLH4, और बचा हुआ जो ग्रुप है अमाइड ग्रुप है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी अमाइड को हम ट्रीट करते हैं LiLH4 के साथ, तो उस केस में होता क्या है, उस केस में ये जो CO ग्रुप है चला जाएगा CH2 में, यानी कन्वर्ट हो जाता है अपने प्राइमरी अमीन में। तो यहाँ पे जो बचा हुआ, यहाँ जो बचा हुआ अमाइड ग्रुप है उसका जो ऑक्सीजन पार्ट है उसको आप हटा दो। ठीक है, और इसके बदले भी क्या लग जाएगा, 2H लग जाएगा। तो इसके बदले भी हम लोग क्या लगा देंगे बच्चों लोग, यहाँ पे भी हम लोग 2H लगा देंगे। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। तो बेसिकली जो क्वेश्चन था ये बेसिकली नेम रिएक्शन का बस एप्लीकेशन है। अगर आपको नेम रिएक्शन पता है कि कौन सा नेम रिएक्शन में क्या होता है प्लस कौन सा रिएजेंट क्या काम करता है, बस इतना आपको पता होगा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग को ज्यादा डिफिकल्ट चीजों को फोकस नहीं करना, आपको एनसीईआरटी के बेसिस पे सिंपल सिंपल चीज को याद रखना है, उससे ही क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, और उसका एप्लीकेशन कैसे होगा हम लोग आपको बताते जाएंगे। तो बच्चों लोग हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग आगे पास एक क्वेश्चन दिया हो जेईमेन का। इस क्वेश्चन में बेसिकली कुछ कंपाउंड का लिस्ट दिया हुआ है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में उनके पीकेवी वैल्यू को अनऑर्गेनाइज फॉर्म में अरेंज किया हुआ है, यानी इनके ऑर्डर में नहीं है। आपको क्या करना है, इनको मैच करना है कि किस कंपाउंड का पीकेवी क्या हो सकता है। बेसिकली एक क्वेश्चन बेसिसिटी टॉपिक से है। तो बेसिसिटी अगर आपको ध्यान याद हो तो बेसिसिटी जो होता है कंपाउंड के केबी वैल्यू के प्रोपोर्शनल होता है, और उसके पीकेबी वैल्यू के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड के उनको बेसिसिटी के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेते हैं। वंस हम बेसिसिटी के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेंगे तो सिंपली क्या होगा, जो ज्यादा बेसिक होगा उसका पीकेबी क्या होगा, लो होगा, यानी जो हाईएस्ट बेसिक होगा उसका पीकेबी क्या होगा, लोएस्ट होगा। तो इस क्वेश्चन में आपसे एक्सपेक्टेशन ये नहीं कि आप पीके वैल्यू को याद करो, आपको आपसे एक्सपेक्टेशन ये है कि जो गिवन कंपाउंड्स का लिस्ट दिया हुआ है इस लिस्ट में से आपको क्या करना है, आपको जो है इनको बेसिसिटी के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करने आना चाहिए। ठीक है, तो इसको अरेंज करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन कंपाउंड का स्ट्रक्चर को जानते हैं, क्योंकि फिर को जानने के बाद क्या होगा, अपने आप को बताना इजी होगा कि कौन ज्यादा बेसिक है और कौन जो है लेस बेसिक है। तो आपके पास एनिलीन का फिगर कैसा होता है बच्चों लोग, एनिलीन का फिगर ऐसा होता है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, इथेनामाइन, इसका फिगर ऐसा कुछ होगा। अगला है एन इथाइल अमाइन, इसका फिगर ऐसा होने वाला है।
नेक्स्ट फिर क्या होगा, एन डाइमिथाइल इथेनामाइन, इसका फिगर कुछ ऐसा होने वाला है ऑप्शन डी का। तो अब देखोगे ऑप्शन जो बी सी डी है, ये बेसिकली आपके अमाइन का इसमें डिग्री वैरी कर रहा है। आपका आर ग्रुप फिक्स है, सारे में इथाइल लगा हुआ है, बट इनका क्या वैरी कर रहा है, इनका अल्काइल चेन वैरी कर रहा है। यहाँ पे क्या है, सेकेंड डिग्री, ये आपका 1 डिग्री अमाइन है, बी 1 डिग्री है, सी 2 डिग्री है, और डी है 3 डिग्री अमाइन है। तो अमाइन ध्यान देना, अमाइन में अगर हम बात करते हैं तो अमाइन के डिग्री के अकॉर्डिंग अगर उसमें अगर आर इथाइल होता है, तो अगर आर इथाइल होता है तो उस केस में आपका जो बेसिसिटी का जो ऑर्डर होता है उसमें 2 डिग्री हाईएस्ट होता है बेसिक, फिर क्या होगा, फिर होगा 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर अमोनिया होता है। अब ध्यान देंगे, आपके पास जो गिवन ऑप्शन दिया हुआ है उसमें आपका हाईएस्ट यानी सबसे हाईएस्ट बेसिक कौन होगा, बी सी डी। बी सी डी को कंपेयर करना बहुत आसान है। ऑप्शन जो सी है 2 डिग्री है, तो सी हाईएस्ट बेसिक होगा इन सारे में से। फिर 3 डिग्री कौन सा, डी है। 1 डिग्री कौन सा है, 1 डिग्री आपका बी है। तो ये हो गया इन तीनों का बेसिक ऑर्डर। अब मेरे पास क्या पता करना है कि एनिलीन को कहाँ प्लेस करें। तो ध्यान देना, एनिलीन में क्या होता है, बेंजीन रिंग होता है, उसके बगल में NH2 ग्रुप है। तो इस रिंग के साथ क्या होता है, NH2 का जो N होता है, का जो लोन पेयर है N पे, वो रेजोनेंस करेगा विथ बेंजीन रिंग, तो इस रेजोनेंस प्रोसेस में क्या होगा, लोन पेयर क्या होगा, डिलोकलाइज हो जाएगा। तो लोन पेयर डिलोकलाइज होगा तो क्या होगा, देने के लिए अवेलेबल नहीं होगा। इस प्रोसेस में आपका बेसिसिटी क्या होता है, बेसिसिटी क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो आपका जो एनिलीन फिगर है वो इन चारों में लेस बेसिक होने वाला है, ऑप्शन ए लेस बेसिक होगा। तो ये हो गया आपका बेसिसिटी का ऑर्डर। अब ध्यान देना, जो ज्यादा बेसिक होगा उसका पीकेबी क्या होगा, लोएस्ट होगा। तो हाईएस्ट बेसिक कौन है, सी। तो सी का पीकेबी क्या होगा, तो सी का पीकेबी होगा 3। ठीक है, जो सबसे लोएस्ट वैल्यू से मैच कर गए। फिर है बेसिक में डी, तो डी का होगा सेकंड लोएस्ट वैल्यू पीकेबी का। तो ये सेकंड लोएस्ट वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1 में 3.25। ठीक है, बी का क्या होगा, तो बी का वैल्यू होगा 4, 3.29। ठीक है, और एनिलीन सबसे लेस बेसिक है, तो लेस बेसिक का पीकेबी हाईएस्ट होगा, तो इसका हाईएस्ट पीकेबी कितना होगा, ये होगा 3 के साथ मैच करेगा यानी 9.38। तो अगर इस मैच को हम देखें तो आपका जो ऑप्शन ए है उसमें मैच सारा सही किया हुआ है, यानी इसका करेक्ट जो सॉल्यूशन होगा होगा ऑप्शन ए। तो बच्चों लोग, ये था आपका बेसिसिटी पे बेस्ड क्वेश्चन। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग, आपके सामने जेमिन का क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन बोला हुआ है कि आपके एक्वस मीडियम में आपको अरेंज करना है बेसिस स्ट्रेंथ को अरेंज करना है इन केस ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन, यानी जब अमाइन में मिथाइल ग्रुप अटैच करेंगे तो उसका बेसिस कैसे वेरी करता है। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, जेईई मेन आपको फ्री का मार्क्स दे रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, इनसाइड में स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है। ठीक, तो जब भी आप अलग अलग डिग्री के अमाइंस को अगर बेसिक के अकॉर्डिंग हम अरेंज करना चालू करेंगे तो ये होता है 3 डिग्री अमाइन, ये होता है 2 डिग्री अमाइन, ये होता है 1 डिग्री अमाइन, और फिर होगा अमोनिया। तो अगर आर ग्रुप अगर मिथाइल होगा ना, अगर आर मिथाइल होगा, CH3 बोल सकते हो या इसको आप बोल सकते हो Me। इस केस में अगर मीडियम एक्वस दिया हुआ है और अगर कुछ नहीं बोला जाए तो भी बाय डिफॉल्ट आप मीडियम एक्वस लेना। ठीक है, क्वेश्चन में या तो एक्वस बोल दे या कुछ नहीं बोला है तब भी आप मीडियम को क्या लोगे, एक्वस लोगे। अब इस एक्वस मीडियम में होता है क्या है कि आपके बेसिक ऑर्डर फॉलो करता है, हाईएस्ट बेसिक होगा 2 डिग्री, ये 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, अमोनिया है, तो हाईएस्ट बेसिक होता है 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, और देन आता है अमोनिया। तो अगर इसको हम देखें तो अपना बेस्ट जो ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन बेस्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा।
अच्छा, इसमें एक वेरिएशन जो मुझे आपको बताना है, तो ध्यान सुनना। इसमें वेरिएशन क्या है कि अगर इन केस अगर आपका आर अगर बोल दे इथाइल, आर अगर इथाइल यानी C2H5 अगर बोला जाए आपको, तो उस केस में आपका बेसिक ऑर्डर हो जाता है 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री अमोनिया। इसको भी आपको याद रखना है क्योंकि दोनों ऑर्डर आपके एंसर में दिया हुआ है और ये आपके क्वेश्चन में आने का हाई चांस है। ठीक है, ठीक है बच्चों लोग, होपफुली आप लोग क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग, आपके सामने जेईई मेन का क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपके पास 2 स्टेटमेंट है, ठीक है, और इस स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। ध्यान देंगे, इन दोनों स्टेटमेंट को हम लोग एनालाइज करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि प्योर एनालिन एंड अराइल अमाइंस आर यूजुअली कलरलेस। तो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट करेक्ट है, ये फैक्चुअल बेस्ड स्टेटमेंट है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, यूजुअली क्या होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेकंड स्टेटमेंट पे। तो यहाँ बोला हुआ है कि अराइल अमाइंस गेट कलर्ड ऑन स्टोरेज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिडक्शन। जब हम इसको एनालाइज करेंगे तो होता क्या है कि अराइल अमाइंस कलर गेन करता है ड्यूरिंग स्टोरेज, बट यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ रिडक्शन ये गलत है। ये होता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ड्यू टू ऑक्सीडेशन, यानी स्टेटमेंट 2 है वो फॉल्स है। एक्चुअली होता क्या है कि अराइल अमाइन का ऑक्सीडेशन होने के बाद आपके सिस्टम में एक कलर कंपाउंड फॉर्म करता है इस तरीके का। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि आपका स्टेटमेंट 1 क्या है, करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 क्या है, इनकरेक्ट है। तो अगर हम देखेंगे तो गिवन बिलो ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो बच्चों लोग मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग, हम लोग जेईई के क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर चुके हैं और उसी के सीक्वेंस में हमारे सामने अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपके पास एक रिएक्टेंट पार्टिकल दिया हुआ है और इस रिएक्टेंट पार्टिकल में हम एक रिएजेंट से अटैक कर रहे हैं। ये है आपका इथाइल कार्बोनेट। ठीक है, तो ध्यान देंगे, तो आपका जो इथाइल कार्बोनेट है इसमें क्या है, 2 OET ग्रुप मौजूद है। OET का मतलब होता है इथाइल। तो रिएक्टेंट पार्टिकल ध्यान देना, इस पार्टिकल में आपके पास एक NH2 ग्रुप है और एक आपके पास अल्कोहल का पार्ट अटैच है। तो अल्कोहल और जो NH2 का जो N पार्ट है और अल्कोहल का जो O पार्ट है वो क्या करेगा, इस C सेंटर पर अटैक करेगा, इस C सेंटर पर क्या करेगा, अटैक करेगा। और जो OET है वो लिविंग ग्रुप के फॉर्म में क्या होगा, निकल जाएगा। यानी यहाँ पे जो OET है, ये दोनों OET है, इसको आप लिविंग ग्रुप की तरह निकाल सकते हो। इसको अगर आपको रिलेट करना है तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम रिएक्शन करते हैं किसी भी एसिड डेरिवेटिव में, मान लेते हैं इस टर्म में हम रिएक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करते हैं, तो होता है इसमें क्या है कि न्यूक्लियोफाइल आपके सिस्टम में इन करता है। ठीक है, तो आपके पास क्या बनता है, RCO पे नेगेटिव चला जाता है और न्यूक्लियोफाइल यहाँ जुड़ जाएगा और यहाँ पे OR1 रहेगा। अब इसमें वापस क्या होता है, क्योंकि O पे नेगेटिव है, तो O पे नेगेटिव क्या करेगा, बैक अटैक करेगा, बैक अटैक करेगा और इस OR को बाहर निकाल देगा। यानी यहाँ पे ऐसा कुछ फॉर्म करता है। अब इस प्रोसेस को अगर हम शॉर्ट में समझें तो सिंपल सा चीज है कि जब भी कोई इस तरह जैसा सिस्टम आपको दिखेगा और उसमें आप जो है न्यूक्लियोफाइल को अगर अप्रोच करवाओगे तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली करना है इस OR को निकाल दो, इस पार्ट को आप निकाल दो और न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर दो। तो ऐसा ही कुछ रिएक्शन यहाँ होने वाला है।
यहाँ पे NH2 और ये जो अल्कोहल है, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, ये अटैक करेगा और इसमें से ETO माइनस बाहर निकलेगा। अब होता है क्या है कि चूंकि न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल है, तो यहाँ से H बाहर निकलेगा और इस H को हम लिंक कर देंगे। यहाँ से H जो बाहर निकलने वाला होगा वो लिंक हो जाएगा इस O के साथ, इस O के साथ। तो अल्टीमेटली आपका 2 इथाइल अल्कोहल यानी ETOH बाहर निकल चुका होगा, इसका 2 मॉलिक्यूल, इसका 2 पार्टिकल बाहर निकल चुका होगा, ठीक है। और बदले में N सेंटर और यहाँ पे अल्कोहल सेंटर का जो O है इससे जुड़ चुका होगा। तो आपका प्रोडक्ट ऐसा कुछ बनने वाला है, यानी आपके पास पेंटागन का रिंग फॉर्म करेगा, 5 मेंबर रिंग फॉर्म करेगा। तो आपको प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखेगा। तो अगर इसको ऑप्शंस में अगर आप देखोगे तो ये ऑप्शन जो है ऑप्शन ए से मैच करने वाला है, ऑप्शन ए से मैच करने वाला है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला बच्चे लोग, ये होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों लोग, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग, जेई के क्वेश्चन सॉल्विंग की सीरीज में आपके सामने नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपके सामने एक रिएक्टेंट पार्टिकल है, ठीक है। और इस पार्टिकल को हम ट्रीट कर रहे हैं HCl से, देन इसमें हम बेसिक मीडियम डाल रहे हैं। तो आपसे पूछा गया इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपको बताना है। अब ध्यान दोगे आप लोग, आपके सिस्टम में देखोगे अल्कोहल है, NH2 है और इसमें डालोगे HCl डालोगे। तो HCl देखते हैं दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए कि आपके पास अल्कोहल है और HCl है, तो उसमें डिहाइड्रेशन हो सकता है, यानी एसिड क्या कर सकता है, डिहाइड्रेशन शो करेगा। डिहाइड्रेशन किसका होगा, तो ये अल्कोहल का होगा। तो ये जो OH है यहाँ पे एसिड से जो होगा, H प्लस जो एसिड का है उस पे O कलोन पे अटैक करेगा और क्या होगा, यहाँ से वाटर रिमूव होगा, वाटर रिमूव होगा। जब वाटर रिमूव होगा तो जिस पोजीशन से आपका OH लिंक है उस कार्बन पे क्या होगा, उस कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव आएगा, चार्ज पॉजिटिव आएगा। तो यहां से अगर हम OH को रिमूव करते हैं तो OH आपका रिमूव हो रहा है यहां से, ठीक है। और उस सिस्टम पे यहाँ पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव फॉर्म करेगा। अब एक कैटायन बनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कॉन्सेप्ट रिंग एक्सपेंशन का। आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट ऑफ रिंग एक्सपेंशन। तो जब भी रिंग के पास में, रिंग के अल्फा पोजीशन में अगर चार्ज पॉजिटिव फॉर्म करता है और रिंग के अंदर स्ट्रेन है, रिंग के अंदर स्ट्रेन है, तो रिंग के अंदर स्ट्रेन कब होता है बच्चों लोग, तो जब रिंग का साइज होता है 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर। तो होता क्या है कि 3 मेंबर जो रिंग है वो खुद को एक्सपैंड करके क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा 4 मेंबर में। आपका जो 4 मेंबर रिंग है कन्वर्ट करेगा 5 मेंबर में, और आपका जो 5 मेंबर रिंग है वो खुद को कन्वर्ट करता है 6 मेंबर में। तो 5 मेंबर रिंग खुद को कहाँ भेजेगा, 6 मेंबर में। अच्छा, रिंग एक्सपेंशन होता क्यों है, तो होता है टू मिनिमाइज एंगल स्ट्रेन इन द रिंग। ये प्रोसेस होता क्यों है, टू मिनिमाइज स्ट्रेन इन द रिंग। तो ध्यान देंगे आपके गिवन सिस्टम में जो पॉजिटिव बना है वो 5 मेंबर रिंग के अल्फा पोजीशन पे है। तो आपका 5 मेंबर रिंग है, तो क्या करेगा, 5 मेंबर रिंग एक्सपैंड करेगा। एक्सपैंड करेगा मतलब हुआ क्या, आपके 5 मेंबर रिंग में जो पोजीशन है, यानी ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा और आपका यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव बनेगा और यहाँ पे चार्ज नेगेटिव बनेगा, और इस पोजीशन से जो नेगेटिव सेंटर है इस पॉजिटिव पे अटैक कर लेगा।
तो रिंग का साइज जो पहले 5 मेंबर था अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 6 मेंबर में। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको ऐसा दिखेगा, यानी आप इसके बाद जो आउटकम है कुछ ऐसा दिखने वाला है। यानी आपका जो बेंजीन रिंग है शुरू में है इंटैक्ट रहेगा, उसके बाद साइक्लोहेक्सेन जैसा रिंग है बना रहेगा। इस पोजीशन में आपके पास NH2 ग्रुप है वो इंटैक्ट रहेगा और आपका रिंग एक्सपैंड हो चुका है, तो इस पोजीशन पे आपका 6 मेंबर रिंग फॉर्म कर चुका होगा और यहाँ पे चार्ज क्या होगा, यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब इसमें हम ऐड किए बेस, तो कटायन है और बेस है, तो बेस क्या करेगा, इस कटायन के अल्फा पोजीशन से H निकाल सकता है और जो होगा अल्कीन फॉर्म करेगा। तो अल्कीन फॉर्म करने के लिए आपके पास पोजीशन कौन कौन सा है, तो अल्कीन हम यहाँ से फॉर्म कर सकते हैं और यहाँ से फॉर्म कर सकते हैं। तो अब जब ऑप्शन देखोगे तो जो दिखेगा कि आपका ए पोजीशन सुटेबल पोजीशन है, क्योंकि ऑप्शन में बस यही पोजीशन दिया हुआ है, इस पोजीशन का तो दिया ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से H निकालेंगे, इस पोजीशन का जो H है निकालेंगे और यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट पे आपका अल्कीन फॉर्म करेगा, यानी आपका जो आउटकम होगा कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ध्यान देना, आपको क्वेश्चन ये हो सकता है कि हम यहाँ से क्यों नहीं निकाले, इस पोजीशन से क्यों नहीं निकाले, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे H ही नहीं है, यहाँ के कार्बन का चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है और यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे हम अल्कीन बना नहीं सकते। ठीक है, तो बच्चों लोग हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग हम लोग जेई के क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर चुके हैं और उसी के सीक्वेंस में आपके सामने एक नाइट्रोजन के चैप्टर का क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपके सामने एक रिएक्टेंट पार्टिकल है NN डाइमिथाइल एल्निन, उसको हम ट्रीट कर रहे हैं Na2 प्लस HX से, तो आपसे पूछा है बी, बट ध्यान देना इसमें गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे बी आपसे डायरेक्टली नहीं पूछा है, आपसे पूछा क्या हुआ है, इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन पूछा है कि द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग क्या करते हैं कि कैजुअली क्या होता है, बिना क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े हुए आगे जंप करते हैं। तो आपके लिए रिमाइंडर है, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो तो ऊपर जरूर पढ़ो कि क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है, क्योंकि अगर आप नहीं ऐसा करोगे तो आप क्या करोगे, आप करेक्ट ऑप्शन को टिक मारने के चले जाओगे, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा क्या हुआ है, इनकरेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है। इस क्वेश्चन से हम लोग सीखने लायक जो अपने लिए पॉइंट है कि हमको हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है और क्वेश्चन का डिमांड क्या उसके अकॉर्डिंग हमको सोचना है। तो ध्यान देंगे, मेरा फोकस होगा इसमें इनकरेक्ट क्या होगा। अब ध्यान देंगे, जब भी आपके पास NaO2 होता है और प्लस HX होता है, इसका काम क्या होता है ध्यान देना केमिस्ट्री में। तो Na2 एक सॉल्ट है, इसमें से मेरे को सोडियम आयन मिलेगा और NO2 माइनस यानी नाइट्राइट आयन मिलने वाला है। HX से क्या मिलेगा, तो HX से H प्लस मिलेगा एंड X माइनस मिलेगा। अब ध्यान सुनना, ये जो H प्लस और नाइट्राइट आयन है मिलकर बनाता है नाइट्रस एसिड, क्या बनाता है, नाइट्रस एसिड HNO2। अब एसिड होता है अनस्टेबल, इसको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। एसिड क्या होता है बच्चों लोग, अनस्टेबल, इसको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो जब भी हमको इस एसिड का नीड पड़ता है रिएक्शन करने के लिए, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम Na2 प्लस एसिड का मिक्सचर लेते हैं। यानी जब भी केमिस्ट्री में आपको Na2 प्लस एसिड दिया हो, इसका मतलब इनडायरेक्टली आपको उस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं नाइट्रस एसिड का नीड है, तो उसको बनाने के लिए इस मिक्सचर को हम यूज करते हैं। ठीक है, अब ये नाइट्रस एसिड जो होता है इसमें से NO प्लस इलेक्ट्रोफाइल निकलता है, तो NO प्लस इलेक्ट्रोफाइल मिलने वाला है इसमें। अब ध्यान देना, आपका जो रिएक्टेंट था ये था NN डाइमिथाइल एल्निन, इसमें जो नाइट्रोजन सेंटर उस पर लोन पेयर है। अब जो लोन पेयर है वो क्या करेगा, जब प्लस M की तरह काम करेगा, यानी ये कैसा ग्रुप है, ये ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहाँ पे डेंसिटी बढ़ाता है रिंग में, तो रिंग के ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे डेंसिटी क्या होता है, इनहेंस करेगा। आपका इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करना चाहेगा, ऑर्थो और पारा पोजीशन में अटैक करना चाहेगा। इसमें से ऑर्थो पोजीशन में क्या है, तो ऑर्थो पोजीशन में स्टेरिक हिंड्रेंस है, क्या है,
स्टेरिक हिंड्रेंस है, यहाँ नहीं, यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ है, तो आपका जो इलेक्ट्रोफाइल होगा ये ऑर्थो पोजीशन में अटैक के लिए क्या होगा, रिलैक्टेंट होगा। तो आपके लिए बेटर पोजीशन कौन सा होगा, पारा पोजीशन होगा। तो आपका जो पोर्ट फॉर्म करेगा वो ऐसा बनने वाला है। ठीक है, तो ये हुआ अपना सारे रिएक्शन का सम। अब हमको देखना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, द इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व इन द रिएक्शन इज NO+। तो हम लोग पता है कि हम लोग NO+ पढ़ चुके हैं इसमें, यानी पहला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। द रिएक्शन ऑकर एट लो टेम्परेचर, तो जब भी रिएक्शन हम लोग परफॉर्म करते हैं इस टाइप का रिएक्शन, तो हमेशा लो टेम्परेचर में हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो इस रिएक्शन का डिमांड होता है लो टेम्परेचर, तो ऑप्शन बी भी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, इसमें बोला हुआ है द प्रोडक्ट बी फॉर्म इन द एबव कंपाउंड इज पी नाइट्रोसो कंपाउंड। तो हम NO को नाइट्रोसो बोलते हैं, NO को क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो। और नाइट्रोसो कहाँ ग्रुप प्रेजेंट है, तो आपके कंपाउंड के पारा पोजीशन प्रेजेंट है। इसका मतलब ऑप्शन सी भी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, एट लो टेम्परेचर पे क्या होता है, पी नाइट्रोसो बनता है। और ऑप्शन जो डी दिया हुआ है, बी इज एन नाइट्रोसो। एन नाइट्रोसो मतलब जो NO ग्रुप है वो नाइट्रोजन सेंटर पे जुड़ना चाहिए था। जो NO का जो N पॉजिटिव है, आपके N यानी NN डाइमिथाइल के N सेंटर पे जुड़ना चाहिए था, बट ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब इन गिवन ऑप्शन में से इनकरेक्ट कौन सा होगा, तो इनकरेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, ये होगा इनकरेक्ट। यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको इनकरेक्ट ढूंढना था, तो ऑप्शन नंबर डी होगा जो होगा इनकरेक्ट। तो बच्चों लोग ये रहा आपका सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। तो हम लोग मिलते हैं बच्चों लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने जेई का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपके सामने एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दिया हुआ है और इसमें हम LiLH4 का यूज करके इसको रिड्यूस कर रहे हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म करने वाला है। तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको LiLH4 का फंक्शन पता होना चाहिए। तो LiLH4 का फंक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो हमारा डिस्कशन हमको लिमिट करना है। यहाँ पे जो भी फंक्शन ग्रुप दिया हुआ है क्वेश्चन में, उस पर लेके हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ध्यान देना, इस क्वेश्चन में आपके पास कौन कौन सा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है। आपके पास अमाइड है, आपके पास कीटोन है, और आपके पास अल्कीन है। ठीक है, तो हमारा डिस्कशन इन तीनों ग्रुप पे ही लिमिट रखेंगे। तो ध्यान देना, जब भी आपके पास अमाइड होता है और अमाइड को हम ट्रीट करते हैं LiLH4 के साथ, तो ये कन्वर्ट करता है खुद को प्राइमरी अमीन में। ठीक, देन अगर आपके पास कीटोन होगा, कीटोन को ट्रीट करोगे LiLH4 से, तो कन्वर्ट होता है खुद को करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में भेजता है। इसमें एक्स्ट्रा चीज मैं ऐड कर रहा हूं कि जब भी आपके पास अल्डिहाइड भी होगा, तो अल्डिहाइड को भी LiLH4 कहाँ भेजेगा, तो करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में भेजेगा। ठीक है, अब ध्यान देना, जो LiLH4 होता है आपके डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड पे काम नहीं करता, नहीं इसको रिड्यूस नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि LiLH4 जो है उसमें से हमको मिलता है H- यानी हाइड्राइड मिलता है, और H- को अल्कीन और अल्काइन का जो क्लाउड है वो क्या करता है, रिपेल करता है। तो रिपेल करेगा तो ये आपका जो हाइड्राइड है वो अल्कीन या अल्काइन पे अटैक नहीं कर पाता है, इसलिए इसमें रिएक्शन ऑकर नहीं करेगा। तो इन सारे कॉम्बिनेशन को अगर हम देखें, तो आपके पास यहाँ पे जो अमाइड पार्ट है ये चेंज हो जाएगा CH2NH2 में, यानी यहाँ जो CO ग्रुप है उसमें हमको डाल देना CH2NH2। यहाँ का जो कीटोन पार्ट है वो चला जाएगा किसमें, वो चला जाएगा आपके अल्कोहल में, यानी वहाँ पे OH आ जाएगा। और जो अल्कीन का पार्ट था उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देना है, यानी अल्कीन आपके सिस्टम में रिमेन रहेगा। तो इन सारे कंक्लूजन के बाद हमारा जो फिगर होगा
जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है बच्चों लोग, तो ये था आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब ध्यान देना, इसमें एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूंगा। ये पॉइंट क्या है कि LLH4 अगर कॉन्जुगेशन रहेगा, कॉन्जुगेशन मतलब आपका जो अल्कीन है वो अगर कीटोन या एल्डिहाइड के साथ कॉन्जुगेशन करेगा तो उससे इम्पैक्ट क्या होता है। तो LLH4 का हमको इम्पैक्ट समझना है, और एक और रिड्यूसिंग एजेंट होता है हमारे लिए सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, उसका भी हम काम सीखेंगे पैरेलली, क्योंकि एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मे बी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ध्यान देखेंगे, अगर आपके पास सिस्टम ऐसा कुछ होगा, यानी कॉन्जुगेशन है के साथ कीटोन या अल्डिहाइड हो, ठीक है, इस केस में अगर हम यूज करेंगे LLH4, तो LLH4 इसमें अल्किन के पार्ट को डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसको कुछ नहीं करेगा। यानी LLH4 के केस में आपका अल्किन जो है वो रिटेन रहेगा, तो बस आपका जो अल्डिहाइड या कीटोन है वो कन्वर्ट होगा अल्कोहल में। लेकिन इसी में अगर आप डाल दोगे NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो इसमें क्या होगा, इसमें चूंकि ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, LLH4 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और सोडियम बोरोहाइड्रेट क्या होता है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसके पास काफी टाइम होता है रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो क्या होता है कि जब भी आपके पास डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में अगर होगा तो उस केस में सोडियम बोरोहाइड्रेट उसको रिड्यूस कर देगा। बट यहाँ पे पॉइंट आपको ये भी नोट करना है कि अगर सिर्फ सिंगल तो इस केस में अगर सिर्फ अल्कीन या अल्काइन होगा, उस केस में भी अगर आप लेते हो NaBH4, NaBH4 भी सोर्स ऑफ H माइनस है, यानी इसमें से भी क्या मिलता है हमको, H माइनस। और H माइनस जो है इसको अल्कीन या अल्काइन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इस केस में क्या होता है कि NaBH4 भी अल्कीन अल्काइन को रिड्यूस नहीं कर पाता है। बट इस क्वेश्चन में जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है इसमें क्या है कि आपका जो डबल बॉन्ड है, यानी जो अल्कीन सिस्टम है कॉन्जुगेशन में अल्डिहाइड कीटोन के साथ, तो इस केस में क्या करेगा, सोडियम बोरोहाइड्रेट उसको क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। तो ये आपको पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको नोट करके रखना है। LLH4 कॉन्जुगेशन में अल्कीन को रिड्यूस नहीं करता है, बट NaBH4 अगर आपका अल्कीन सिस्टम कॉन्जुगेशन होगा अल्डिहाइड या कीटोन सिस्टम के साथ, उसको रिड्यूस कर देगा। यानी इसमें जो आउटकम होगा, ये आउटकम होगा ऐसा कुछ। ठीक है, तो बच्चों लोग ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग, हम लोग जेईई मेन के क्वेश्चन को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर चुके हैं, और इसी के सिंगल्स में आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है नाइट्रोजन चैप्टर का। तो ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन में एक कंपाउंड P है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको गिवन दिया हुआ है C4C14H13ONN। इस कंपाउंड को हम ट्रीट कर रहे हैं HCl और हीट कर रहे हैं, और जो इसका आउटकम मिल रहा है उसमें एक रेसिड्यू Q मिल रहा है मेरे को, और एक फिल्ट्रेट मिल रहा है। उस फिल्ट्रेट को हम ट्रीट कर रहे हैं NaOH से, तो आपको एक ऑयली लिक्विड R मिल रहा है, और कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि कंपाउंड P न्यूट्रल है, ठीक है। कंपाउंड Q है जो आपके पास इफोबेसेंस देता है विद सोडियम बाइकार्बोनेट, वाइल कंपाउंड जो R है इसको जब हम ट्रीट करेंगे हिंजबर्ग रिएजेंट के साथ तो गिव अ सॉलिड रेसिड्यू विद सॉल्युबल इन NaOH। अब आपको क्या करना है, इस इंफॉर्मेशन से आपको पहचानना है कि आपका कंपाउंड P क्या होगा। तो ध्यान से सुनेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में पहले हम अप्रोच करेंगे कि मेरा कंपाउंड में कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो सकता है, यानी हम निकालने वाले हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फर्स्ट, जिसको समटाइम आप बोलते हो डिग्री डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में बेसिकली हम क्या करेंगे, जो O होगा O को करेंगे नेग्लेक्ट,
और n के लिए हम माइनस एच एज्यूम करेंगे, जितना n है उसके लिए हम माइनस एच करेंगे, उतना ही h को हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो इसको यानी इस फॉर्मूले को हम करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन में चेंज करने वाले हैं, करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। तो इस फॉर्मूले का करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन का जो फॉर्मूला होने वाला है वो होगा C14, O हो गया नेगलेक्ट, और N के लिए माइनस एच करेंगे तो H का नंबर हो जाएगा 13 से हो जाएगा 12 हो जाएगा। यानी इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो इक्विवेलेंट हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला होगा वो होगा C14H12। अब आपको पता है कि C14 का जो अल्केन फैमिली है, तो C14 का अल्केन फैमिली का फॉर्मूला क्या होगा, C14 होगा H30 होगा। यानी बेसिकली हम C14 के करस्पॉन्डिंग अल्केन का फॉर्मूला लिखना चाहते थे, तो CnH2n+2 के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, C14H30 हो चुका है। अब ध्यान देना यहाँ पे, अब C14H30 जो है, अब देखोगे इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले में कितना H का डिफरेंस है, तो H का डिफरेंस 18H है, और हर 2H के लिए 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आता था। यहाँ पे क्या होगा, 18H का डिफरेंस के लिए आपके पास आएगा 9 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आने वाला है, 9 ड्यू बोल सकते हैं हम। तो 9 ड्यू का मतलब क्या होगा, आपके पास 9 ड्यू सेटिस्फाई करना चाहिए फिगर में। अब ध्यान देना, आपके पास जितना भी फिगर दिया ऑप्शन में सबका सब में 9 ड्यू है। सब में एक रिंग दिया हुआ है, तो रिंग के लिए 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है, तो सारे फिगर में 2 रिंग है, और डबल बॉन्ड का नंबर कितना दिया हुआ था, हर जगह आपके पास 2 अनसैचुरेशन आ रहा है आपके 2 रिंग से, और डबल बॉन्ड का नंबर 3 3 6 आपका 7 है, तो 7 डबल बॉन्ड ऑलरेडी हर फिगर में है। तो हर फिगर में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के अकॉर्डिंग सारा फिगर सेटिस्फाई कर रहा है, यानी फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग आपका सारा ऑप्शन मैच कर सकता है। अब हम लोग सेकेंड इन्फॉर्मेशन पे आने वाले हैं। तो बोला गया है कि कंपाउंड पी न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल इसका मतलब क्या होगा, आपके सिस्टम में जो भी होगा वो न्यूट्रल कंपाउंड होगा, नहीं एसिडिक होगा नहीं बेसिक होगा। तो ध्यान देना, जो और प्लस जब HCl से हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, यानी HCl से रिएक्शन करेंगे, तो मेरे को जो रेसिड्यू Q मिल रहा है वो Q सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करना चाहिए, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करना चाहिए, यानी Q में भी क्या होगा, Q में भी एसिड होगा, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो सकता है Q, यानी Q के अंदर ही होने वाला है। ठीक है, और चूंकि आप हिंजबर्ग रिएजेंट से आपका रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे जो गिवन इन्फॉर्मेशन है कि जो आपका हिंजबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन के बाद जो आपका आउटकम आ रहा है वो NaOH में सॉल्युबल होगा। इसका मतलब आपका जो रेसिड्यू जो यानी जो अर्ली लिक्विड R मिला है, ये R आपका होगा प्राइमरी इमिन। प्राइमरी इमिन ध्यान देना, आपका हिंजबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट भी करता है, और क्या होता है, और NaOH के साथ क्या होगा, सॉल्युबल भी होता है। यानी इसका हिंट होगा कि आपका जो R मिलने वाला है वो मिलने वाला है प्राइमरी इमिन। तो इन सारे ऑप्शन को अगर हम मैच करें एक साथ, तो आपका जो ऑप्शन होगा, देखो यहाँ पे ध्यान से, एसिड कब मिलेगा, तो एसिड मिलेगा जब आपका, यहाँ पे देखोगे आप एसिड के रिएक्शन किसका कर सकते हो, रिएक्शन कर सकते हैं हम अमाइड का। तो अमाइड देखो, अमाइड कहाँ पे दिया होता है, अमाइड आपके पास ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन सी में है, और ऑप्शन डी में है। क्योंकि आप अमाइड को ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा, एसिड बनेगा, और प्लस करस्पॉन्डिंग अमीन क्रिएट करेगा। तो आपका जो अमीन क्रिएट होना चाहिए प्राइमरी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए। ठीक है, तो आपका अमीन क्रिएट होने के लिए ऑप्शन बी में, ऑप्शन ए में अमीन नहीं बन सकता है, ऑप्शन ए को रिमूव करो क्योंकि इसमें अमाइड लिंकेज नहीं है। ऑप्शन बी को हम एलिमेंट कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी इसमें क्या है, CONH है, NH2 है, तो इसका हाइड्रोलाइसिस करके आपको अमोनिया इवॉल्व करेगा। अब इसको तोड़ेंगे तो यहाँ से एसिड प्लस अमोनिया बनेगा, तो अमोनिया आपका हिंजबर्ग टेस्ट जो है वो हमारे नोन पार्ट में नहीं है यहाँ पे। तो हमको चाहिए ऐसा कंपाउंड जिससे आपको प्राइमरी अमीन क्रिएट हो। इन सारे ऑप्शन में ऑप्शन जो डी है उसमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ से अगर हम ब्रेक करते हैं यहाँ से चीज़ों को, तो अमाइड लिंकेज ब्रेक करेंगे तो ये पार्ट कन्वर्ट होगा किस में, तो ये पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा अपने एसिड में। और ये जो पार्ट है ये कन्वर्ट होकर कहाँ जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा अपने अमीन वाले पार्ट में। तीन सारे ऑप्शन को अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो डी इसके लिए क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों लोग, तो ये रहा आपका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी, जो गिवन सारे स्टेटमेंट को फॉलो कर सकता है। तो बच्चों लोग हम लोग जेई का क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आपको कहीं भी इश्यू हो, कुछ भी डाउट्स हो, तो उसे आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए,
हम लोग उसे सॉल्व करके एज सुन एज पॉसिबल उसको अपलोड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों लोग, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने JMN 2023 का क्वेश्चन दिया हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है? इंफॉर्मेशन दिया हुआ है के पास 3 आइसोमर्स हैं जिसका फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, C8H11N दिया हुआ है। और इस आइसोमर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो बोला गया है कि आइसोमर P जो है इसको आप गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन से बना सकते हो। आइसोमर जो Q है वो हिंजबर्ग रिएक्शन से रिएक्ट तो करेगा, एंड प्लस जो आपका सॉलिड जो रेसिड्यू फॉर्म करेगा, यानी जो सॉलिड फॉर्म करेगा वो आपका इनसॉल्युबल होगा NaOH में। और आइसोमर जो R है वो कहीं ना कहीं आपका डाई फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो ध्यान देना, इसमें हम लोग क्या क्या हिंट निकाल सकते हैं। आपको PQR को पहचानना है, तो ध्यान सुनना। जो आइसोमर Q है, आइसोमर Q का जो इन्फॉर्मेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग इसमें से इन्फरेंस निकाल सकते हैं कि आपका जो अमीन होगा, क्योंकि हिंजबर्ग रिएजेंट हम लोग अमीन को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं कि अमीन का डिग्री क्या होने वाला है। तो इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि आपका जो अमीन्स होगा उस अमीन होगा सेकेंडरी नेचर का, सेकेंडरी अमीन होगा। तो सेकेंडरी अमीन जो होता है उसका जो सॉलिड होगा, जो फॉर्मेशन होता है आफ्टर रिएक्शन विद हिंजबर्ग रिएजेंट, वो इनसॉल्युबल होता है NaOH में। ठीक है, तो Q आइसोमर होगा सेकेंडरी अमीन, तो उसके बेसिस पे आपका ऑप्शन ए को आप हटा सकते हो, ऑप्शन सी में भी प्राइमरी है उसको हटा सकते हो, ऑप्शन डी में टर्सरी अमीन है उसको भी हटा सकते हो। जिसके हिसाब से ऑप्शन बी का जो Q है वो आपको सेटिस्फाई कर रहा है। प्लस ध्यान से सुनना, आइसोमर R जो है वो नाइट्रस एसिड यानी HNO2 से रिएक्ट करता है और डाई फॉर्म करता है। तो ये बेसिकली एरोमेटिक अमीन, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन इसको करेगा। एरोमेटिक प्राइमरी अमीन इस रिएक्शन को शो करता है। तो आप ध्यान देना, ऑप्शन बी का जो R है वो एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है, यानी जो आइसोमर R है उसका भी कंडीशन आपके ऑप्शन बी में मिल जा रहा है। अब ध्यान देंगे आपका जो आइसोमर P का जो ऑप्शन दिया हुआ है कि हम इसको गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप ध्यान देना, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से हम लोग प्राइमरी अमीन बनाते हैं। क्या अमीन बनाते हैं? प्राइमरी अमीन। तो प्राइमरी अमीन, लेकिन ध्यान देना इस प्राइमरी अमीन में आपका एरोमेटिक अमीन प्रिपेयर नहीं हो सकता है। तो दिस एरोमेटिक, ये क्या होगा, एरोमेटिक अमीन्स के लिए इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते, यानी इस तरह का हम अमाइंस नहीं क्रिएट कर सकते हैं थ्रू गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। ये ध्यान देंगे। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ध्यान देना, ऑप्शन ए में एरोमेटिक अमीन है इसको बना नहीं सकते हैं। ऑप्शन सी में आपका अमीन का डिग्री क्या है, सेकंड है, ये भी नहीं बनेगा। तो ऑप्शन डी बन सकता है और ऑप्शन बी बन सकता है। तो आपको देखोगे तो आपका जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी में सारा जो ऑप्शन दिया हुआ है वो PQR के साथ सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो आप होगा ऑप्शन बी। ठीक बच्चों लोग, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट सॉल्यूशन होगा वो होगा ऑप्शन बी विद गिवन कंडीशंस, जो हमको कंडीशन इंपोज किया हुआ था। ठीक है बच्चों लोग, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने JEE 2023 का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। बेसिकली ये क्वेश्चन आपके नाइट्रोजन फैमिली से लिया हुआ है। अब ध्यान देना, इस क्वेश्चन में आपके पास एक रिएक्टेंट पार्टिकल दिया हुआ है, इसको हम ट्रीट कर रहे हैं Br2 प्लस NaOH से और हीटिंग कर रहे हैं, और आपसे पूछा गया है कि इसका जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा वो इनमें से कौन सा होगा। अब ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बेसिक रिएजेंट्स का फंक्शन पता होना चाहिए। आपके पास एक रिएजेंट का फंक्शन है Br2 प्लस NaOH क्या कर सकता है, ध्यान सुनना। तो आप लोग पढ़ोगे हॉफमैन ब्रोमाइड डिरेक्शन रिएक्शन। इसमें बेसिकली क्या होता है, जब भी आपके पास कोई भी अमाइड ग्रुप होगा RCONS2, तो इस अमाइड को जब हम हीट करते हैं Br2 प्लस NaOH के साथ, तो इसमें होता क्या है, आपका जो CO ग्रुप है वो रिमूव हो जाता है सिस्टम से और प्राइमरी अमीन फॉर्म करता है। आपका प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन होगा RNH2 का। तो ये फंक्शन होता है Br2 प्लस NaOH का। किस नेम रिएक्शन का पार्ट है, तो ये पार्ट है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का पार्ट है। सिमिलरली अगर आपके पास NaOH जो है ये आपके मीडियम को क्या करेगा, बेसिक करेगा। बेसिक मीडियम में ध्यान देना,
बेसिक मीडियम में क्या होता है कि ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस होता है। तो जब भी आपके पास कोई ईस्टर होता है तो ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस होकर क्या बनेगा, तो बेसिक मीडियम में ईस्टर खुद को हाइड्रोलाइज करके एसिड और अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। यानी यहां से बॉन्ड तोड़ेंगे और आपका एक एसिड क्रिएट होगा R1COOH, और एक अल्कोहल फॉर्म करेगा R2OH। ठीक है, यानी बेसिक ईस्टर अपने आप को बैकवर्ड भेजेगा अपने करस्पॉन्डिंग एसिड में एंड करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में जिससे बना हुआ था। तो ये आपको बेसिक रिएजेंट का फंक्शन पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे आपके पास रिएजेंट पार्टिकल जो आपको दिख रहा है, इसमें यहाँ पे एक अमाइड ग्रुप है और नीचे में क्या है, नीचे में आपके पास एक एस्टर ग्रुप है, यहाँ पे एक एस्टर ग्रुप है। तो अमाइड ग्रुप में क्या होगा, तो अमाइड ग्रुप का जो जो CO ग्रुप है वो रिमूव होगा, यानी यहां से हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे। और यहाँ जो नीचे एस्टर ग्रुप है उसको भेज देंगे करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में, यानी यहाँ से इसको अल्कोहल निकाल देंगे और इस पार्ट को कन्वर्ट कर देंगे हम लोग एसिड में, इसको भेज देंगे हम लोग एसिड में। तो आपका जो रिएक्टेंट पार्टिकल कुछ ऐसा दिखेगा। आफ्टर रिएक्शन CH2 हो चुका है और यहाँ पे NH2 बन जाएगा और नीचे में एसिड ग्रुप बन जाएगा यहाँ पे। अब क्या है, यहाँ पे अमीन है और यहाँ पे एसिड है, चूंकि हीटिंग कर रहे हो तो हीटिंग करने से क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, डिहाइड्रेशन प्रोसेस होगा और वाटर का रिमूवल होगा। तो आपके NH2 पार्ट से यानी अमीन पार्ट से क्या करेंगे, यहाँ से H निकालेंगे और यहाँ से क्या निकालेंगे, एसिड पार्ट से हम लोग क्या निकालेंगे, तो OH निकाल देंगे। यानी क्या होगा, यहाँ का H निकलेगा एक और यहाँ से OH निकलेगा, तो अल्टीमेटली आपस में क्या होगा, यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होगा तो आपका जो प्रोडक्ट ऐसा कुछ दिखने वाला है, CH2, यहाँ से N से H एक निकल चुका है और CO का OH निकाल देंगे तो ऐसे क्लब करेगा, ज्वाइन करेगा। ठीक है, तो अब आप इसको अगर देखोगे तो आपका जो आउटकम है वो कुछ ऑप्शन बी की तरह दिखेगा। ठीक है, बच्चों लोग इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो आपको अगर किसी भी ऑर्गेनिक के क्वेश्चन में या कहीं भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उसे पोस्ट करेंगे हमारे कमेंट सेक्शन में, हम लोग इसको एज सुन एज पॉसिबल उसको सॉल्व करके अपलोड कर देंगे। ठीक है बच्चों लोग, तो हम लोग इस सीक्वेंस में हम लोग क्या कर रहे हैं, JEE के क्वेश्चन को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो जो भी आपको इश्यू हो रहा है JEE के क्वेश्चन में उससे आप पोस्ट करिए, हम लोग जल्दी से सॉल्व करके अपलोड करेंगे। ठीक है बच्चों लोग, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।